एक छोटा सा पॉइंट रह गया था रेजोनेंस में। सारे रूल्स मैंने जब लिखवाए थे, मैंने एक बात बोली थी, और वो ये कि प्लेनैरिटी होनी चाहिए। बस एक बोल सा दिया था, कोई एग्जाम्पल ढंग से दिया नहीं था जिससे कि आपको क्लियर हो। बताते वक्त मुझे भी नहीं क्लियर था, तो वही मैं सोचती, जब बताते वक्त मैं नहीं क्लैरिटी ला पा रही हूँ तो आप तो कहीं लाएंगे। सो अगर मैं देखूं, एक पॉइंट मैंने कहा था, किसी भी तरह की कॉन्जुगेशन आप ढूंढ लो, 3 डबल बॉन्ड की, 4 की, 5 की, 7 की, कोई भी कॉन्जुनेशन तभी रेजोनेंस दिखा पाती है जब सारे पाई बॉन्ड एक ही प्लेन में हो, तभी वो कूद फांद कर पाते हैं, तभी वो मूव कर पाते हैं। इफ इट इज सो, तो मैं एक एग्जाम्पल देना बनता है। तब मैंने कहा था रेयर है, एक ही एग्जाम्पल है, बट आज ढूंढते ढूंढते मेरे को 2 मिल गए, 2 याद आ गए। अब उसमें पहला एग्जाम्पल मैं जो आपको बता रही हूं, जैसे कि ये देखिए, मैंने यहां पहला एग्जाम्पल लिखा हुआ है, साइक्लो ऑक्टा 1357 टेट्राइन, ये आपके सामने है। इसमें मैंने येलो कलर से बॉन्ड्स की डीलोकलाइजेशन दिखाई है। कॉन्जुगेशन है डबल सिंगल डबल सिंगल डबल सिंगल डबल सिंगल, नॉन स्टॉप कॉन्जुगेशन है। साइक्लिक में तो कॉन्जुगेशन नॉन स्टॉप हो जाता है। अब इस कॉन्जुगेशन की वजह से हम कहते हैं रेजोनेंस होगा। और रेजोनेंस किस तरह से होगा? 8 पाई इलेक्ट्रॉन्स घूम रहे हैं और 4 पाई बॉन्ड्स घूम रहे हैं। कुछ भी, या तो मैं कहूं 4 पाई बॉन्ड्स, या मैं कहूं 8 पाई इलेक्ट्रॉन्स, दे आर कॉन्स्टेंटली मूविंग। एंड इस तरह की रेजोनेंस जो साइक्लिक होती है, रेजोनेंस जो साइक्लिक होती है, वो आउट ऑफ द वे एक्सट्रीमली मोर स्टेबल होती है। तो अब होना चाहिए था, लेकिन एक्चुअली में क्या देखा गया, ये साइक्लो ऑक्टा 1357 टेट्राइन, बोर्ड पे तो मैं जैसे मर्जी बना दूं, नेचर में इट एग्जिस्ट इन टब शेप। ये टब की तरह शेप में एग्जिस्ट करता है। और इस टब शेप की वजह से, टब शेप आ जाने की वजह से क्या हुआ, ये 2 पाई बॉन्ड इस प्लेन से ऊपर निकल गए। टब शेप इस तरह का है कि आपके सामने एक प्लेन में इसका बेस है और ये 2 ऊपर उठे हुए हैं। तो ऑल पाई बॉन्ड्स नाउ, 4 पाई बॉन्ड्स आर नॉट लाइंग इन सेम प्लेन। उनके पी ऑर्बिटल्स जिन्होंने पाई बॉन्ड बना रखा था, वो अब पैरेलल नहीं रहे। जैसे इसका पी बॉन्ड, पाई बॉन्ड इस तरह से 2 इनके बीच की लेटरल ओवरलैपिंग में था, दिस राइट। इसके पाई बॉन्ड की आपने देखी, ऐसे ही इसके पाई बॉन्ड का पी ऑर्बिटल इसमें था। अब आप बताइए, इज इट पॉसिबल ये दोनों पाई बॉन्ड कॉन्जुगेट कर सकते हैं अपनी जगह एक दूसरे को? यानी कि ये इधर आ जाए। इधर आने का मतलब क्या होता है? इधर आने का मतलब होता है माइंड माई कलर्स, ये और ये ओवरलैप कर पाए। कर सकते हैं येलो वाले ओवरलैप, फ्लोरोसेंट येलो वाले? नहीं कर सकते। एक लेटा हुआ, एक सीधा है, तो ओवरलैप करने के लिए तो ओरिएंटेशन मेरे को एकदम पैरेलल चाहिए। तो ये वो एक रेयर केस है। ऐसे और केसेस 12th तक या अभी आगे पढ़ते रहेंगे हम, वहां तक मुझे जो जो याद आते रहेंगे, क्योंकि अगली क्लास फिर ओनली कंपटीशन वालों की लगेगी। अगली क्लास में वी वोंट बी कॉलिंग एनसीईआरटी वंस, मे बी आधी क्लास में नैन्सी शब्द नहीं पहुंचाया क्लास में, उसके पेरेंट्स को इन्फॉर्म कर दो बस। सो यहां पर आप क्या देखते हैं? नो प्लेनैरिटी, देयरफॉर नो रेजोनेंस, ऑल्दो कॉन्जुगेशन इज प्रेजेंट। राइट, कॉन्जुगेशन होने के मैम मैं बावजूद आज भी। ऑनलाइन लगा रहा हूँ। नहीं, मेरे को तुम्हारा ऑफलाइन चाहिए शब्द। आई डोंट अप्रिशिएट योर ऑनलाइन प्रेजेंस, ठीक है? मेरे को ऑफलाइन नहीं चाहिए। आज की एक्सेप्शन थी मैम नैन्सी, अब मैं बाद में आपसे बात कर लूँ। कोई बात नहीं, वो जो भी है, मैं थोड़ा सा प्रोफेशनल अप्रोच पे बिलीव करूंगी। आई डोंट वांट एनी इमरजेंसी टू 11th 12th क्लास स्टूडेंट्स। मैं फिर वही मिन्नतें करूंगी शब्द, आई कांट कंसिडर यू when you are online, you have to come offline. चलिए, one last thing, फिर मैं आपके एनसीईआरटी बेसिक पे पहुंचती हूँ। सो ये आपके पास फिर से एक एग्जांपल, ये एग्जांपल आज मुझे ढूंढने में बहुत देर लगी, क्योंकि मेरे को याद तो आ रहा था कि एक ऐसा और एग्जाम्पल किसी क्वेश्चन में हमारे आता है। आई हैड टू सर्च सो मेनी बुक्स टुडे टू फाइंड वन मोर एग्जाम्पल, जो मुझे कहीं ना कहीं ध्यान था, लेकिन एग्जैक्ट सोचना याद नहीं आ रहा था। ये है वो एग्जाम्पल। ये एक जमाने में एम्स में आया हुआ क्वेश्चन है, पहले एम्स का एग्जाम अलग होता था, ये उसमें आया हुआ क्वेश्चन है कि यहां पर जो मैंने येलो कलर से दिखाया, मैं सिर्फ उस कॉन्जुगेशन की बात कर रही हूं, राइट? जो मैंने येलो कलर से दिखाया है, ये इलेक्ट्रॉन इधर आए, देखिए ये लोन पेयर, सिंगल बॉन्ड, डबल बॉन्ड, सिंगल बॉन्ड, डबल बॉन्ड, एक कॉन्जुगेशन ये बन तो रही है। तो हम ये एक्सपेक्ट करते हैं कि इसमें रेजोनेंस होगा।
तो वो एम्स का क्वेश्चन जो आया हुआ है उसमें 4 ऑप्शन दे रखे हैं और पूछा हुआ है इनमें से कौन सा स्ट्रक्चर पॉसिबल नहीं है। तो आपके सामने जो मैंने रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर बनाया है ना, हम जरा इसका रिजल्ट बना दे कि ये 4 एरो, ये 3 एरो चले तो क्या बना, ये बना दिस। आई पर आएगा पॉजिटिव चार्ज आयोडीन पर, और यहां क्या होगा, आप देखिए डबल बॉन्ड जंप करके यहां पहुंचा है तो इधर डबल बॉन्ड NO नेगेटिव, और ये हम ये एक्सपेक्ट कर रहे थे, बाकी सब कुछ एज इट इज अनटच्ड, वो जो भी वहां लगा हुआ है लगा रहे। ये रेजोनेटिंग फॉर्म इज नॉट पॉसिबल। समझ नहीं आती बात, क्यों भाई, कॉन्जुगेशन है और हमें पहला नियम कहा गया कॉन्जुगेशन है तो रेजोनेंस है। यहां गड़बड़ क्या हुई, आयोडीन बीइंग वेरी बल्की, बहुत बड़ा है, तो यहां मैं इसका रीजन लिख रही हूं, आयोडीन अ बल्की ग्रुप throw out नाइट्रो ग्रुप, जो ऑर्थो पे लगा हुआ है उसकी बात हो रही है, नाइट्रो ग्रुप एट ऑर्थो आउट ऑफ द प्लेन, प्लेन से बाहर ऊपर कर देता है इसको, प्लेन से बाहर फेंक देता है, थ्रो आउट नाइट्रो ग्रुप एट ऑर्थो आउट ऑफ प्लेन, प्लेनैरिटी हर्ट हो गई, आउट ऑफ प्लेन बाहर कर दिया इसको। जब ऑर्थो वाला नाइट्रो सेम प्लेन में रहा ही नहीं, किसके सेम प्लेन में नहीं रहा, एक और एग्जिस्टिंग पाई बॉन्ड की, दो जो मैंने येलो करके बनाए, दे आर नाउ नॉट इन अ प्लेन, एक प्लेन में रहे ही नहीं, इसीलिए इसमें ये वाला रेजोनेंस फॉर्म कॉपी में तो बन गया लेकिन एक्चुअल में नहीं बन पाया। तो आपको ऐसे एग्जाम्पल्स बताए जाएंगे तो ही आप पकड़ पाओगे, आप अपने आप से नहीं पकड़ पाओगे कि इसमें प्लेनैरिटी है या नहीं। तो अभी प्लेनैरिटी के ऊपर डिस्कशन आगे की ऑर्गेनिक में आएगा, वहां से हम और चीजें पकड़ेंगे, बट एज अ होल अंडर दिस आई फाइंड ओनली 2 एग्जाम्पल राइट नाउ। एक आधे मेरी डीपीपी में जरूर आपको मिलेंगे, वो मैं हमेशा उन बच्चों के लिए रखती हूँ जो डीपीपी कर रहे हैं या डाउट सेशन लगा रहे हैं। ठीक है, चलिए, तो ये मेरा एक हिस्सा वो था जो आज मेरे को लेना था आप लोगों के साथ फॉर कंपटीशन। अब आ जाइए फिर से बेसिक पर, और ये डायरेक्टली आपकी एनसीईआरटी में हो या ना हो, ये 12th में, ये स्कूल एग्जाम्स ऑब्जेक्टिव में कभी भी आ सकता है। ये स्लाइड क्या बता रही है, आज लास्ट क्लास से भी पहले, लास्ट क्लास तो टेस्ट था, उससे पिछली क्लास ओनली कंपटीशन की थी, उससे पिछली क्लास जो एनसीईआरटी वालों के लिए रेजोनेंस चल रहा था उनकी कमबैक के लिए है, कि भूल ना गए हो रेजोनेंस। रेजोनेंस का मतलब क्या था वो ऊपर मैंने दिखा दिया, पाई बॉन्ड और किसी और नेगेटिव चार्ज पॉजिटिव चार्ज लोन पेयर के साथ उसका कॉन्जुगेशन। तो अगर आप ये देखें तो मैंने 3 फॉर्म्स बना रखी हैं, जिसमें पहली फॉर्म रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर है सेकंड फॉर्म के, यानी फर्स्ट और सेकंड फॉर्म आर रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स, कैनोनिकल स्ट्रक्चर्स। थर्ड फॉर्म मैंने बनाई हुई है हाइब्रिड, और ये सारा कुछ जो रेजोनेंस से रिलेटेड थ्योरी बताई थी उस सारे को मैंने एक डायग्राम में डाल दिया। और वो डायग्राम क्या कहता है, यहां पर एक ग्राफ जो मैंने बनाया, ये ग्राफ आप लोग अपने अब स्कूल में एक्सपेक्ट कर सकते हैं। इधर है एनर्जी ऑफ वेरियस फॉर्म्स, एनर्जी ऑफ वेरियस फॉर्म। तो अगर आप देखें कौन सी फॉर्म की एनर्जी सबसे कम होगी, इन तीनों में सबसे स्टेबल कौन सा, जिसमें कोई चार्ज नहीं है, नो चार्जेस मींस मैक्सिमम स्टेबिलिटी। और नो चार्जेस वाली फॉर्म क्या है, क्योंकि नेचर में चार्ज कभी भी फेवर्ड नहीं है, लोएस्ट चार्जेस या है ही नहीं चार्ज किसमें, फर्स्ट फॉर्म में। तो फर्स्ट फॉर्म की एनर्जी सेकंड फॉर्म के मुकाबले कम होनी चाहिए। मैंने इस ग्राफ में वही चीज दिखाई, फर्स्ट फॉर्म की एनर्जी इज लेस एज कंपेयर टू सेकंड फॉर्म। ठीक है, फर्स्ट फॉर्म की एनर्जी कम है, बिल्कुल सही। एनर्जी ग्राफ में देखिए, मैंने ऊपर बनाई है सेकंड फॉर्म की, नीचे बनाई है फर्स्ट फॉर्म की। अब जो हाइब्रिड होता है, यूजुअली मैथमेटिक्स में या लाइफ में हम किसी भी चीज का एवरेज निकालते हैं तो कैसे निकालते हैं, टोटल डिवाइडेड बाय 2। तो कहीं ना कहीं मैं एनर्जी 2 और 1 की बीच में ही एक्सपेक्ट कर रही थी हाइब्रिड फॉर्म की एनर्जी। अगर रेजोनेंस का कॉन्सेप्ट ना आया होता, इन दो फॉर्म की बीच की एनर्जी कहां होती, इन दो फॉर्म की बीच की एनर्जी कहीं ना कहीं इन्हीं के बीच में होती। तो ये जो येलो लाइन से मैंने बनाया, ये क्या था, हम जो एक्सपेक्ट कर रहे थे।
एक्सपेक्टेड एनर्जी ऑफ थर्ड फॉर्म दैट इज हाइब्रिड। लेकिन ऐसा होता नहीं है। रेजोनेंस एनर्जी की डेफिनेशन जो आपकी एनसीईआरटी में भी दे रखी है वो ये दे रखी है कि सबसे कम एनर्जी वाली फॉर्म, यानी कि इन दोनों में कौन सी, फर्स्ट E1, सबसे कम एनर्जी वाली फॉर्म्स जो है उससे भी कम होती है हाइब्रिड की फॉर्म। तो रेजोनेंस एनर्जी की डेफिनेशन मैं सब लिखवा चुकी हूं, इसलिए डोंट राइट, जस्ट ये ग्राफ के थ्रू आप समझ सकते हैं। जो आपकी हाइब्रिड फॉर्म है वो किसी भी लोएस्ट कैनोनिकल स्ट्रक्चर से भी नीचे आएगी, और वही आई। और रेजोनेंस एनर्जी क्या थी? रेजोनेंस एनर्जी थी ये, दिस इज रेजोनेंस एनर्जी। और फिर से लिखवा दूं मैं, या बता दूं, लिखने की जरूरत नहीं, आपने उस दिन अगर लिखा है तो, रेजोनेंस एनर्जी इज इक्वल टू, क्या है रेजोनेंस एनर्जी? लोएस्ट एनर्जी वाली फॉर्म E1, उसमें से माइनस क्या करना है मेरे को, कितनी एक्चुअली हाइब्रिड फॉर्म की एनर्जी आ गई, दैट इज E3. This is the amount of energy called as resonance energy, और ये हमेशा एटमॉस्फेयर में लिबरेट होती है, बाहर फेंकी जाती है। यानी रेजोनेंस इज रिस्पॉन्सिबल फॉर स्टेबिलिटी, क्योंकि इसकी वजह से कोई भी मॉलिक्यूल अपनी एनर्जी थोड़ी बहुत बाहर फेंकने में कामयाब है। तो ये है आपके पास रेजोनेंस एनर्जी, जो बेसिक एनसीईआरटी का कराया था उसका पूरा एक सुपरविजन की यस ये टर्म्स आई थी। हमें हाइब्रिड पता होना चाहिए, हमें कैनोनिकल फॉर्म पता होना चाहिए, रेजोनेंस एनर्जी पता होनी चाहिए। जितनी ज्यादा रेजोनेंस एनर्जी उतनी ही वो चीज स्टेबल, राइट? तो ये रेजोनेंस हमारा चल रहा था। इट डजंट मीन कि रेजोनेंस खत्म हो गया। कंपटीशन वालों को तो भी एक क्लास मेरे साथ और लेनी पड़ेगी रेजोनेंस की। और जो एनसीईआरटी वाले हैं, आज जितने भी मैं एग्जांपल करा रही हूं रेजोनेंस के, वो सारे आपकी 12th की एनसीईआरटी से उठाए हैं। सो नोबडी डेयर टू मिस इवन वन थिंग, राइट? सबका सब 12th की एनसीईआरटी में आएगा, और 12th की एनसीईआरटी में कोई पढ़ाता नहीं है उसको, इसीलिए आपको अभी पढ़ाने है ये चीज। तो आप इसको डायरेक्ट एनसीईआरटी में ढूंढेंगे तो यू वोंट फाइंड इट, बट वी विल बी यूजिंग इट इन क्लास 12th। और क्लास 12th में फट टीचर्स बोल देते हैं ये तो 11th में करा हुआ ही है, तुम खुद ही कर लोगे। हाँ जी मैम, वो E3 माइनस E1 होगा पीछे। E3 माइनस, वो ठीक है, आप एल्जेब्रिक कर सकते हो बिल्कुल, आप, क्योंकि आपको नेगेटिव साइन लाना है इसीलिए ना। यस मैम। हाँ बिल्कुल ठीक। मैं वैसे जस्ट आपको एक थ्योरेटिकल कॉन्सेप्ट दे रही हूँ, तभी मैंने स्पेशली लिख दिया लिबरेट। लिबरेट जब मैं लिख रही हूँ तो ऑटोमेटिकली मैं ये कह रही हूँ जो भी इनका डिफरेंस आएगा उसके आगे नेगेटिव साइन लगाएंगे, दैट इज फेयर, ठीक है? हाँ जी, आप क्या कह रहे हो बच्चे? हाइब्रिड फॉर्म में मैंने नेगेटिव चार्ज नहीं लगाया, मैंने सिर्फ ये बताया ये नेगेटिव चार्ज घूमता रहेगा इन दोनों के बीच। तो हाइब्रिड फॉर्म ऐसी, और ये एग्जांपल मैंने क्लास 12th की एनसीईआरटी से उठाया है, ऑर्गेनिक का चैप्टर 3, राइट? आजकल 12th में वही चल रहा है ना, इसलिए मैंने वही उठा लिया एनसीईआरटी में। और जैसे ही हम 12th में आते हैं ये एग्जांपल सामने लाते हैं और कहते हैं चलो जी बनाओ रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर, +1 में किया है आपने, तो उस वक्त आपको यही एग्जांपल मिलेंगे, तो इट विल हेल्प यू। एनीवेज, अब आ जाते हैं जो मेजर आज का टॉपिक है। इसके ऊपर जो डीपीपी गई है 30-40 क्वेश्चन है थ्योरेटिकल, मैक्सिमम क्वेश्चन मेरी आज क्लास में कवर हो जाएंगे, बट शायद हो सकता है ये डीपीपी 2 क्लासेस तक एक्सटेंड हो। लेकिन मेरी कोशिश है आज के लेक्चर के बाद आपसे 44 क्वेश्चन हो जाने चाहिए, सिंपल थियोरेटिकल क्वेश्चन। सिंपलेस्ट डीपीपी है ये अब तक की आपको दी हुई, राइट? एप्लीकेशन ऑफ इलेक्ट्रॉनिक इफेक्ट्स जो 2 क्लासेस में कंटिन्यू चल सकता है, इसको आप सुनिए। पहली एप्लीकेशन क्या, यानी जितने भी इलेक्ट्रॉनिक इफेक्ट आपने पढ़े हैं, रेजोनेंस, हाइपर कॉन्जुगेशन एंड इंडक्टिव, 3 ही पढ़े हैं, तीनों की मिली जुली एप्लीकेशंस हम लाएंगे। आज कंप्लीट नहीं होगी इसलिए डीपीपी आपसे आज नहीं हो पाएगी पूरी, लेकिन काफी हो जाएगी। सबसे पहली एप्लीकेशन आज हम इसी पे ही रहेंगे, बाकी की एप्लीकेशन आउट ऑफ एनसीईआरटी नेक्स्ट क्लास। एक्सप्लेनिंग स्टेबिलिटी ऑफ रिएक्शन इंटरमीडिएट, रिएक्शन इंटरमीडिएट की स्टेबिलिटी को एक्सप्लेन करना। अब ये टर्म आज तक आपके सामने नहीं आई कि रिएक्शन इंटरमीडिएट्स क्या होते हैं। सो लेट्स स्टडी फर्स्ट ऑफ ऑल रिएक्शन इंटरमीडिएट।
अगर अब मैं रिएक्शन इंटरमीडिएट पढ़ना शुरू करूं, होते क्या है ये पहले ये समझना है। ये चीजें जो मैं आपके सामने ला रही हूं, आप नोट करना चाहिए नोट करें, बट ये ऐसा कॉन्सेप्ट है जो कभी आपसे कोई पूछता नहीं है, आपको आना चाहिए। और ये एक बार समझने के बाद नोट्स में अगर आप लिख भी लेते हो, उसके बाद आपको ये दोबारा देखना भी नहीं पड़ेगा, बिकॉज दिस इज नॉट अ पार्ट जहां से कोई क्वेश्चन पूछे। ये वो हिस्सा नहीं है, ये वो हिस्सा है जिससे कि आप आगे की चीजों का बिल्डिंग ब्लॉक कह सकते हैं। आप देखिए केमिस्ट्री में एक सिंपल रिएक्शन आपके पास आता है, उसका मतलब क्या है, रिएक्टेंट्स आर कन्वर्टिंग इनटू प्रोडक्ट्स। आपको सिर्फ इतना बताया गया क्लास 10 तक, और अभी तक 11th में हम एक्चुअल केमिस्ट्री का तो सिर्फ रेडॉक्स चैप्टर देख पाए, उसमें भी इलेक्ट्रिसिटी साथ है तो हम कहेंगे वो इलेक्ट्रोफिजिक्स इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री का मिक्सचर है। रिएक्टेंट से प्रोडक्ट बनना इज अ रिएक्शन, लेकिन ये नेचर में कैसे होता है आप देखिए। इसकी सबसे बड़ी मतलब यहां आज आपको लाइफ के कई कॉन्सेप्ट बड़े बढ़िया करके क्लियर होंगे। ये रहा रिएक्टेंट, उसकी एनर्जी है इतनी, लकड़ी का टुकड़ा, मैं आपके सामने एक लकड़ी का टुकड़ा लेके खड़ी होती हूँ, क्या वो अपने आप पड़े पड़े जल जाएगा, जबकि हाईली कंबस्टिबल है। कैंडल ले आती हूँ जिसका काम ही बर्न होना है, मेरे हाथ में कैंडल है 2 घंटे, क्या वो पड़े पड़े अपने आप जल जाएगी? नहीं, उसका नेचर है जलना। वो कुदरत में अपना काम ही वैक्स ये लेके आया है कि मुझे कंबस्ट होना है। एलपीजी सिलेंडर, वो तो फ्यूल है, पेट्रोल गैसोलीन, ये तो फ्यूल है जिनका काम है जल के एनर्जी देना। क्या गाड़ी में पड़ा पड़ा पेट्रोल अपने आप जलता है? नहीं, आई हैव टू गिव अ लिटिल इनिशिएशन, मुझे चाबी घुमानी पड़ती है गाड़ी की, उससे इंजन में एक स्पार्क पैदा होता है, वो स्पार्क उस पेट्रोल और फ्यूल को जलाता है, उसके बाद वो पेट्रोल फ्यूल कंट्रोल्ड अपने आप जलता रहता है जलता रहता है। जब हम लोग क्लास 10th में थे, हमको इंजन पढ़ाए जाते थे फिजिक्स में और केमिस्ट्री में, सीबीएसई बोर्ड। स्टीम इंजन यानी ट्रेन का इंजन कैसे काम करता है, पहिया कैसे मूव करता है, पहला स्टीम इंजन, उसका डायग्राम बनाने में हमको 1 घंटा लगता था। अनफॉर्चुनेटली उसके बाद सिलेबस ऐसा चॉप चुप होता गया, वरना क्लास 10th में हम इंजन्स की फंक्शनिंग देखते थे केमिस्ट्री फिजिक्स में मिला के साइंस में, तब अलग अलग नहीं होती थी। तो वो उस टाइम पे हमें वो बात पता लग जाती थी। अनफॉर्चुनेटली आप बच्चों के सिलेबस में भी इंजन्स या ये सारे डायनेमो जनरेटर्स, ये था हमारा सिलेबस, जनरेटर कैसे काम करता है। तो वहां से एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज आपके सामने आ रही है, कोई भी चीज रिएक्शन हो रहा है, जैसे कैंडल का मैंने एग्जांपल दिया, वैक्स है, लकड़ी है, पेपर है, पड़े पड़े तो नहीं जल रहा, पड़े पड़े तो प्रोडक्ट में नहीं जा रहा। हर रिएक्शन का कुदरत ने कोर्स दिया है, और वो कोर्स क्या दिया है, रिएक्टेंट को पहले एक हाई एनर्जेटिक फॉर्म पे पहुंचना है कुछ फ्रैक्शन ऑफ सेकेंड्स के लिए। जब तक वो यहां नहीं पहुंचेगा, वो नीचे प्रोडक्ट की साइड आएगा ही नहीं। देयर इज नो डायरेक्ट पाथ, यहां से यहां जाने का कोई डायरेक्ट रास्ता नहीं है। अगर होता तो खड़े खड़े सारे जंगल जलते, पड़े पड़े ये कॉपी किताब आपके जल जाते, क्योंकि इनका नेचर है कंबस्ट होना। जब तक इनको इस हाइट पे नहीं पहुंचाया जाता, ये रिएक्शन पॉसिबल नहीं होता। वो हाइट है एक टेम्परेरी, जैसे इसको स्पीड ब्रेकर कहते हैं, और ये आपको 12th में पढ़ाया जाएगा। कुदरत ने हर रिएक्शन को स्पीड ब्रेकर दिया, नहीं तो लाइफ पॉसिबल नहीं होती। आपके चारों तरफ सिर्फ एक्सप्लोजन हो रहे होते, हर जगह एक्सप्लोजन हो रहा होता। आप पेट्रोल इकट्ठा रख नहीं सकते, क्यों? क्योंकि वो तो सीधे प्रोडक्ट में कन्वर्ट हो जाएगा। नो, सीधे हो ही नहीं सकता। इन्हें कहते हैं एनर्जी बैरियर्स। जैसे किसी रोड पे स्पीड तेज ना हो, एक्सप्लोजन जैसे रिएक्शंस में ना हो, बिल्कुल वैसे ही किसी रोड पे स्पीड तेज नहीं होनी चाहिए, इट विल कॉज एक्सीडेंट, इसीलिए बीच बीच में स्पीड बैरियर्स होते हैं। यही स्पीड बैरियर रिएक्शंस को लगा दिया, अपने आप रिएक्शन ना हो जाए, इसीलिए हर रिएक्शन में नेचर ने एक स्पीड बैरियर लगा के दिया होगा। और वो स्पीड बैरियर है एक ट्रांजिशन स्टेट, जिसको मैंने टीएस लिखा है। ट्रांजिशन स्टेट, एक शहर से दूसरे शहर में जब आप शिफ्ट हो रहे हैं, तो बीच में वो जो ट्रांजिट टाइम आता है ना, कुछ घंटे आपका कोई घर नहीं है, जो छोड़ा वो नहीं, जिसमें गए वो नहीं, उसको कहते हैं ट्रांजिट। ये है ट्रांजिशन स्टेट। कोई भी रिएक्शन ऐसे होता है, ठीक है जी। ये तो वो रिएक्शन की बात हुई जो हम इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री में पढ़ेंगे, आयोनिक रिएक्शन, जो एक ही स्टेप में होते हैं, शुरू और खत्म। तो आप देखिए, आपको केमिकल बॉन्डिंग चैप्टर में आयोनिक और कोवेलेंट कंपाउंड्स का एक बहुत बढ़िया डिफरेंस दिया गया था। आयोनिक रिएक्शंस आर इंस्टेंटेनियस, 1 सेकंड में हो जाते हैं। जैसे ही उनका वो एनर्जी बैरियर क्रॉस हुआ, जिसको भी नींद आ रही है वो मुझे बता दे, मैं एसी का टेम्परेचर बढ़ा देती हूँ, आपको पसीने आए या जाके पानी पी लीजिए, ठीक है। सो अब जहां पर मैं थी, कमिंग बैक, कि आप अगर यहां देखें कि ट्रांजिशन स्टेट जो बनी,
वो किस में बनी? अभी मेरे लिए आयोनिक रिएक्शंस में, जो केमिकल बॉन्डिंग में बात होती थी, आयोनिक रिएक्शंस विद इन सेकेंड हो जाते हैं, इंस्टेंटेनियस। क्यों? क्योंकि उनको जैसे ही इतनी एनर्जी मिली, ऊपर पहुंचे, तड़ाक से प्रोडक्ट्स डन, ठीक है। लेकिन हम अब क्या पढ़ रहे हैं? ऑर्गेनिक। ऑर्गेनिक में रिएक्शन ऐसे नहीं होते। ऑर्गेनिक में रिएक्शन अक्सर देखे गए हैं स्टेप्स में होते हैं, 1 स्टेप, 2 स्टेप, 3 स्टेप, जैसे जैसे आप आगे जाते जाएंगे आपको स्टेप्स मिलते जाएंगे, अगले चैप्टर में मिलने हैं। यानी कि अगर अब ध्यान दीजिएगा, रिएक्टेंट जो आपने लिया वो डायरेक्ट प्रोडक्ट में नहीं जा रहा। स्टेप 1 में पहले वो एक टेम्परेरी, थोड़े टाइम के लिए इंटरमीडिएट बनाता है, उसके बाद वो इंटरमीडिएट प्रोडक्ट में कन्वर्ट होता है। अभी इंटरमीडिएट क्या है, इसी पे आज की क्लास है। यानी स्टेप 1 में तो क्या हुआ जी, कोई इंटरमीडिएट बना जो हाईली अनस्टेबल था, हाईली रिएक्टिव था, बनते ही उसको किसी और चीज में कन्वर्ट होना है, बट बना। इसके प्रूफ है, इसके प्रूफ हैं जो हम ग्रेजुएशन और पोस्ट ग्रेजुएशन में जाके पढ़ते हैं। आप कैसे प्रूफ दे सकते हो ये बना, वो आपको हम अभी बता नहीं सकते, लेकिन यस इंटरमीडिएट बनते हैं, इसके प्रॉपर प्रूफ हैं। फिर वो इंटरमीडिएट विद इन अ सेकेंड किस में कन्वर्ट हो जाता है? स्टेप 2 के थ्रू प्रोडक्ट में। तो यहां देखिए रिएक्टेंट से क्या बन गया? प्रोडक्ट वाया अ इंटरमीडिएट। स्टेप 1, इसको भी नेचर ने बैरियर दे रखा होगा, हर चेंज को नेचर ने बैरियर दिया है। तो इसी का ग्राफ अब आपके सामने नीचे ये लाती हूं मैं। स्टेप 1 क्या हुआ बच्चों? रिएक्टेंट से इंटरमीडिएट बना। देखिएगा ये रिएक्टेंट, ये गया एक पीक को क्रॉस करके, एक ब्रेकर को क्रॉस करके, और उसने क्या बनाया? इंटरमीडिएट। इंटरमीडिएट इज हाईली रिएक्टिव, इट लास्टेड हार्डली फॉर अ सेकंड और 2 सेकंड। तुरंत फिर ये इंटरमीडिएट एक और पीक को क्रॉस करके फाइनली पहुंचा प्रोडक्ट। यहां मैंने आपको बता दिया दिस इज स्टेप 1, दिस इज स्टेप 2। ये सारी कहानी आपको बतानी जरूरी थी क्योंकि किताबों में नहीं बता रखी, सीधे एनसीईआरटी में हेडिंग दे रखी है रिएक्शन इंटरमीडिएट, उसके पहले पैराग्राफ में ये बात लिख रखी है, मैंने बस उसको ग्राफ दे दिया। लिख रखी है कि कोई भी रिएक्शन 2 स्टेप, 3 स्टेप, 4 स्टेप में है, उसका कोर्स हमेशा एक पीक के थ्रू है, और वो पीक होती है ट्रांजिशन स्टेट। तो अब आपसे क्वेश्चन क्या पूछ सकते हैं? ऐसे 3 ग्राफ और दे दिए और पूछा चूज करिए इसमें कौन सा ऐसा ग्राफ है जो 2 स्टेप वाला है, या चूज करिए इसमें कौन सा ऐसा ग्राफ है जो 1 स्टेप वाला है। और अगर मैं कंपटीशन की बात करूं तो यहां 4 क्वेश्चन मार्क आ जाते हैं, ये और ये, और पूछा होता है रिस्पेक्टिवली चारों क्या हैं, और ऑप्शंस दे रखे होते हैं। तो जो पीक पर बैठे हैं वो है ट्रांजिशन स्टेट्स, जो बीच में आया लेकिन कुछ देर के लिए आया वो है इंटरमीडिएट, और शुरू हुआ रिएक्टेंट से, एंड हुआ प्रोडक्ट से। ये पूरा ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के रिएक्शन का नेचर होगा, जिसके ऊपर आपके पास 5 चैप्टर्स हैं, एक 11th में, 4 12th में, ये पूरा कोर्स होगा। ठीक है, तो ऐसा होता है रिएक्टिव इंटरमीडिएट का बनना। ये सारा ओनली नॉलेज ऑब्जेक्टिव में, क्योंकि ऑब्जेक्टिव फ्रीडम है तो कुछ पूछ सकते हैं, लेकिन यस आपको ये बस सब पता होगा। आपको पता क्या, आपको भूलने नहीं दिया जाएगा, फॉरगेट इट, पता होगा, आपको भूलने नहीं दिया जाएगा। अब मैं रिएक्टिव इंटरमीडिएट्स की टाइप्स में घुसूं और उसके ऊपर फिर एप्लीकेशन ऑफ इफेक्ट्स के अंदर घुसूं, उससे पहले एज पर कमिटेड कुछ कॉमन नेम्स मैंने हमेशा लाने होते हैं, तो मैं वो कॉमन नेम ला रही हूं जस्ट टू ब्रेक द कॉन्टिन्यूटी फॉर वंस। आपको आज सिर्फ कॉमन नेम, क्योंकि ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में आईयूपीएसी नॉमेनक्लेचर सिर्फ आईयूपीएसी नॉमेनक्लेचर पढ़ते वक्त ही कराया जाता है। रिएक्शन के वक्त अगेन वी शिफ्टेड टू कॉमन नेम्स, क्योंकि रिसर्च बहुत पुराना है और आईयूपीएसी नेम 19th सेंचुरी में बड़ा लेट आया है, उससे पहले रिसर्च हो चुके थे, वो अभी भी पुराने नामों पे चल रहे हैं। इसीलिए कहीं पर भी, और ये मैं बता तो चुकी हूं लेकिन एक बार दोबारा, क्योंकि हम भूल गए होंगे, कहीं पर भी आप ये सेगमेंट देखते हैं और इस सेगमेंट में ध्यान दीजिए, जिसपे मैं स्टार लगा रही हूं वो पॉइंट ऑफ अटैचमेंट है, उसके साथ कुछ भी जुड़ा हो सकता है, कुछ भी। इस सेगमेंट को कहते हैं विनाइल। ऐसे ही देखिए ये सेगमेंट, कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड और उसके पड़ोस में एक और कार्बन जो कि सारा सिंगली बॉन्डेड है, उसको कहते हैं एलाइल। +2 की एनसीईआरटी के ये 4 एग्जांपल्स जो मैं दे रही हूं, कम से कम 6 पेज घेरे हुए हैं, हर चैप्टर में बार बार है। तो हम 12th वालों को सबसे पहले वो पेज स्टेपल करवा देते हैं, दोबारा नहीं देखना, अपने दिमाग पे भरोसा रखो, आता है। सो विनाइल, और ये हुआ एनाइल, एलाइल। बेंजीन रिंग के साथ अगर CH2 जुड़ा है उसको कहते हैं बेंजाइल।
यानी जब मैं बेंजाइल बोलूं आज के बाद, आज की टेस्ट में, वो ये सेगमेंट है। बेंजाइल का मतलब ये बिल्कुल नहीं है। कोई बताएगा मेरे को ये सेगमेंट किसी के साथ जुड़ी हो तो उसको क्या कहते हैं आर्यन? ये किसी के साथ जुड़ा हो तो उसको क्या कहते हैं? व्हाट इज दिस कॉल्ड अगर ये कहीं पर एज ब्रांच है? सॉरी हरगुन, इसको क्या कहते हैं? ये बेंजीन अदरवाइज है, बट ये सेगमेंट किसी के साथ जुड़ी है, लटकी हुई है एज सब्स्टिट्यूएंट। हाँ हाँ हाँ, जो हरगुन है वही जवाब दे जी। मास्क हटा के बोलो, बिना डरे बोलो। बेंजीन तो ये वैसे है एज अ सब्स्टिट्यूएंट, इसको बेंजीन कहोगे तो हमने आईयूपीएसी नोमेनक्लेचर तो धो दिया। यस हरगुन। हाँ जी सगुन, आप कुछ कह रहे थे। फिनाइल। तो आप दोनों के पास जवाब क्यों नहीं है? हरगुन की तो वजह मुझे पता है, ऑनलाइन में पढ़ता नहीं है। राइट, ऑनलाइन में पढ़ता नहीं है। तुम्हारी क्या वजह है मुझे पता नहीं। फिनाइल। फिनाइल ऑफलाइन में भी नहीं पढ़ते। चलिए, ये है फिनाइल, बट ये भूलना लाजमी है आप लोगों के लिए, बहुत ऑब्वियस है ये भूलना। सो इट्स नॉट अ बिग डील आप दोनों भूल गए तो भी, क्योंकि आपको 12th में पूछूंगी फिर भूले भी होंगे। एक आदत पड़ जाती है इस रिंग को बेंजीन कहने की। वो गलत तो नहीं है लेकिन यहां वो सही नहीं है। तो आज के बाद आप बेंजाइल और फिनाइल को उंगलियों पे डाल लो। बेंजाइल मतलब बेंजीन रिंग के साथ एक CH2 जो पड़ा है ना, उसको मिला के बेंजाइल कहते हैं। और अकेला बेंजीन रिंग है उसको कहते हैं फिनाइल। फिनाइल चुराया IUPAC से, बेंजाइल चुराया कॉमन नेम से। कोई लेना देना नहीं है दोनों का आपस में। फिनाइल इज IUPAC, बेंजाइल इज कॉमन नेम। मेरा मन किया रख दिया इसका नाम बेंजाइल। लॉजिकली गलत हूं मैं। 7 कार्बन के कॉम्प्लेक्स को तुम कैसे बेंजाइल कह सकते हो यार? हो गए 100 साल, अब नहीं चेंज कर सकते। चेंज करोगे तो पता नहीं कितने पन्ने इतिहास में जाके हमें चेंज करने पड़ेंगे, केमिस्ट्री की हिस्ट्री में। बेंजाइल के सारे रिएक्शन दे रखे, उनमें एक जगह बदलना पड़ेगा, नॉट अलाउड। वो लोग जिंदा नहीं रहे जिन्होंने जर्नल्स बनाए हैं, तो आप उनसे पूछे बिना उनका कॉमा भी नहीं चेंज कर सकते। सो वी आर कीपिंग दीज नेम्स, राइट। इसी तरह से आप देखिए बेंजाइल की क्या खास बात थी, CH2, ये है बेंजाइल। लेकिन इसी के पड़ोस में आप उधर देखो, मैंने एक बना रखा है बेंजल। बेंजाइल और बेंजल का फर्क पकड़िए। बेंजीन रिंग के साथ एक ऐसा कार्बन जो सिर्फ एक ही चीज से अटैच्ड है। बेंजीन रिंग के साथ एक ऐसा कार्बन जो दो दो चीजों से अटैच्ड है। H कम करती गई मैं, H की जगह कुछ और आता गया H के अलावा, इसको कहेंगे बेंजल। जब आपको बेंजाइल और बेंजल की आदत पड़ जाती है तो हमारा एक लालच आ जाता है, तीसरा एक मतलब इसी कैटेगरी का और आखिरी, इसको कहते हैं बेंजो। बेंजाइल, बेंजल, बेंजो, राइट। ये तीनों आपको याद रखने हैं। ये आपकी एनसीईआरटी में अभी इस साल भी और अगले साल भी डीपली रूटेड है, विदाउट एनी नोटिस। आपको खुद ढूंढना होगा ये, ठीक है। आई होप दीज कॉमन नेम्स आर नोटेड। आज की क्लास में खूब इस्तेमाल करने वाली हूं अब मैं इन कॉमन नेम्स को, ताकि आपकी आदत पड़ जाए। भूलना जायज है, बीच में आपका एक फुल सिलेबस टेस्ट भी हुआ, इसलिए जो भी चीज भूले हुए होंगे आज आपकी रिकवर कराएंगे। चलिए, आई होप वी हैव नोटेड दिस। किसी ने नहीं नोट किया मुझे बता देना, आई कैन कम बैक टू द स्लाइड। तो भाई इतनी देर से हम क्या कर रहे हैं? इतनी देर से हम एप्लीकेशन ऑफ इफेक्ट्स पढ़ने की कोशिश कर रहे हैं। तो उसमें मैंने पहली हेडिंग आपको लिखवा दी, एक्सप्लेनिंग द स्टेबिलिटी ऑफ रिएक्शन रिएक्टिव इंटरमीडिएट्स। तो पहले तो मेरे पास समस्या आई, मैं आपको रिएक्टिव इंटरमीडिएट्स बताऊं क्या हैं, वो बता दिए। रिएक्शन के बीच में बनने वाले इंटरमीडिएट, उससे रिलेटेड सारी नॉलेज दे दी। अब आ जाते हैं, ये बिल्कुल एनसीईआरटी शार्प शुरू होती है हमारे लिए। कितने तरह के रिएक्टिव इंटरमीडिएट्स होते हैं? अभी रिएक्टिव इंटरमीडिएट्स ही चल रहा है, अगली स्लाइड से आपकी एप्लीकेशन स्टार्ट होंगी। तो जी, टाइप्स ऑफ रिएक्टिव इंटरमीडिएट्स में ए टाइप। आज मैं स्लाइड जो आपके सामने बना रही थी अभी तक सिर्फ ए टाइप की ही बन पाई हैं। बी सी टाइप क्लास के एंड में जाएगा या अगली क्लास में जाएगा। सो टाइप ऑफ रिएक्टिव इंटरमीडिएट्स में रिएक्शंस के बीचों बीच बनने वाले इंटरमीडिएट में पहले कैटेगरी आती है कार्बोकेटायन, जिसके बारे में काफी कुछ आज मैक्सिमम क्लास आपको रिपीट लगेगी। काफी कुछ ऑलरेडी बता चुकी हूं। कार्बोकेटायन इज हीरो ऑफ ऑर्गेनिक केमिस्ट्री, राइट। कार्बोकेटायन क्या होता है? कहीं भी किसी भी तरह के स्ट्रक्चर ऑफ ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में आप कार्बन पे अगर पॉजिटिव चार्ज देखते हैं, इट
कार्बोकेटाइन का मतलब कार्बन हैविंग पॉजिटिव चार्ज नेम्ड एज कार्बोकेटाइन। अब ये कार्बोकेटाइन बनता कैसे होगा किसी रिएक्शन में, क्योंकि हमने रिएक्शन में ही देखने हैं ये चीज, तो कार्बोकेटाइन बनता कैसे होगा। यहां तक किसी को कोई इशू हो प्लीज मुझे आप बिल्कुल सही, भूमिका और मान्या तुम दोनों ने सही दे भी दिया था, बिल्कुल सही। कार्बोकेटाइन बनता कैसे होगा, मार्क दिस थिंग। आई होप आप में से कोई मेरे को जवाब दे पाएगा। सब रिपीट है, हेट्रोलाइटिक फिशन, हेट्रोलाइटिक फिशन की वजह से बनता होगा। अर्जुन, कृति, कैन आई एक्सपेक्ट कि आप मेरे को, रोहन, हेट्रोलाइटिक फिशन बता सको क्या होता है हेट्रोलाइटिक। कृति, अर्जुन, हेट्रोलाइटिक फिशन। अपनी नोट्स कॉपी लायो तो उसमें पलटो, पहली क्लास ऑर्गेनिक केमिस्ट्री नॉमेनक्लेचर के बाद की पहली क्लास पलटो। कृति और अर्जुन, अक्षत पलटना पड़ रहा है कि बिना पलटे, रणवीर पलटना पड़ रहा है, नॉट अ गुड साइन। प्रिया, ऑफलाइन क्लास का ये फायदा है कि आपको अब साथ के साथ आईना दिखता रहता है, साथ के साथ। लक्ष्य, हेट्रोलाइटिक फिशन क्या। रोहन अगर क्लास में है तो बताए, पलटो पेज। वरुण बताए, बिना पेज पलटे। ये तुम्हारे आने के आसपास की क्लास है जी। कहां से मैम, हाँ बोलो। अच्छा, उसको हेट्रोलाइटिक फिशन कहते हैं। हाँ हाँ, अलग हो जाते हैं, बॉन्ड टूट गया, फिशन मतलब टूटना। अच्छा, यही लिखा और कुछ भी लिखा मिला? कॉपी बनाई नहीं? हिमांक, मिला कॉपी में? ऑफलाइन आना शुरू हो चुके थे तब तो तुम। एनसीईआरटी वालों के लिए चलेगा ये ना, एक बार निगाह मार लो। 12th में तो है ही। हाँ मैंने देख लिया। हाँ हाँ हाँ, हो जाएगा, बिल्कुल हो जाएगा। ममता, एनसीईआरटी वालों के लिए, एक सेकंड बच्चा, एक सेकंड, एनसीईआरटी वालों के लिए 6th क्वेश्चन नहीं हो पाएगा, ठीक है। और सेकंड भी नहीं हो पाएगा, ये दो एनसीईआरटी वालों के लिए नहीं है, बाकी के हो जाएंगे। तो वो हटा दो, उनके 6 क्वेश्चन, इनके 8 क्वेश्चन। हाँ जी कृति, कुछ ढूंढा? हाँ बोलो जी, जो ऑनलाइन में भी बोल रहे थे। मैम जब बॉन्ड टूट के एक नेगेटिव चार्ज देता है और एक एटम पे पॉजिटिव चार्ज आता है। किसी से भी ना टूट के। हाँ, कोवेलेंट बॉन्ड टूट के, कोवेलेंट बॉन्ड टूट के एक पे पॉजिटिव चार्ज आए, एक पे नेगेटिव चार्ज आए, ऐसे बॉन्ड टूटने को कहते हैं हेट्रोलाइटिक फिशन। किसी से भी मुझे वो मजा नहीं आया, वो वर्ड नहीं आया जो मैं सबसे ज्यादा देती हूँ, जो एकदम क्लैरिटी बता देता। ये तो रटी रटाई लाइन आ गई। ठीक है, एक कैटायन बनता है, एक एनायन, और ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में कैटायन बन रहा है मतलब ज्यादातर चांस है कि वो कार्बन पे आ रहा है तो कार्बोकैटायन है। कुछ और मैंने बताया। हेट्रो का मतलब क्या बता रखा है बचपन से? डिफरेंट, सेम ना होना। डिफरेंट का एक और मतलब है ना, सेम ना होना। ऐसा बॉन्ड फिशन जिसमें सिमिलर बंटवारा ना होना, शेयर्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन का, कोवेलेंट बॉन्ड का। सबने कॉपी से मेरे को वो लाइन चिपका दी जो मैं भी यहां पे लिखती हूं। लेकिन व्हाट इज टीचिंग स्किल कि आपको इस तरह से बताया जाए कि हेट्रो वर्ड आज के बाद 10 बार भी आपके पास साइंस में आपको मतलब पता हो। सेम आई एक्सपेक्ट फ्रॉम यू। हेट्रोलिटिक फिशन, ठीक है, आपने कॉपी से देख, जिसने कॉपी से देख के बताया उसने वही बताया जो लिखी लिखाई लाइन थी, रटी रटाई। नो, क्रिएट योर ओन थिंग्स। हेट्रोलिटिक फिशन का मतलब जब बॉन्ड इक्वली डिस्ट्रीब्यूट नहीं होता। हेट्रो मतलब डिफरेंट, डिफरेंटली डिस्ट्रीब्यूट होता है। यानी अगर कोई बॉन्ड, नाउ हैव अ लुक, अगर कोई बॉन्ड, और एनसीईआरटी बैक एक्सरसाइज का क्वेश्चन है ये, आपके सामने ला रही हूं मैं, और वो क्या, देखिए। मैम होमो में तो इक्वली होता है, हेट्रो में अनइक्वल। हाँ बस, बिल्कुल सही, बिल्कुल सही। होमो में इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन, हेट्रो में डिफरेंट डिस्ट्रीब्यूशन। एनीवेज, आपका एनसीईआरटी का क्वेश्चन है बैक एक्सरसाइज का, असाइन प्रॉपर एरो,
राइट, असाइन प्रॉपर एरो, और वो क्या आप प्रॉपर एरो असाइन करोगे इसमें, ये हेट्रोलिटिक फिशन की वजह से ही कार्बोकेटायन बन सकता है, बना दिया मैंने। ठीक है, तो आपको अब यहां पता होना चाहिए कार्बोकेटायन जब जब बनेगा उसके लिए हेट्रोलिटिक फिशन मस्ट है। होमोलिटिक फिशन में कार्बोकेटायन बन ही नहीं सकता, उसमें पता है फ्री रेडिकल बनता है। ओके, अब आ जाते हैं स्ट्रक्चर पर। स्ट्रक्चर मैं ऊपर ही बता रही हूं आपको, सेकंड हेडिंग मैंने इसलिए लिखी थी मेरे से मिस ना हो। स्ट्रक्चर अगर देखूं तो आप सब में से मेरे को शॉर्टकट मेथड में इसकी हाइब्रिडाइजेशन चाहिए। शॉर्टकट मेथड हाइब्रिडाइजेशन का लगाइए फॉर्मूला। हाँ, hybridization sir, +3. What are you giving me? ये है शॉर्टकट फॉर्मूला। वैलेंस इलेक्ट्रॉन कितने सेंट्रल एटम में, उसके चारों तरफ मोनोवैलेंट एटम कितने, अगर कोई एनायनिक चार्ज है ऐड कर दो, अगर कोई कैटायनिक चार्ज है सब्ट्रैक्ट कर दो। sp2 sp2 अगर आप कार्बन पे ये लगाएं हाफ वैलेंस, अभी आपने सिलेबस, इस पूरे सिलेबस का टेस्ट दिया है, वो खैर मार्क्स मेरे को दिख गए हैं आपने क्या किया है, लेकिन जिन्होंने किया भी है, खैर वैलेंस शेल में कितने इलेक्ट्रॉन्स होते हैं कार्बन के, 6 की 4 6 नहीं होते, मैं बाई चांस 6 लिख गई, सॉरी, इट इज 4। इसके चारों तरफ मोनोवैलेंट एटम्स कितने मौजूद है, 3 हाइड्रोजन, तीनों मोनोवैलेंट। एनायनिक चार्ज है ना, कैटायनिक चार्ज है बिल्कुल 1। इसकी वैल्यू क्या आएगी, 3 माने sp2। sp2 हाइब्रिडाइजेशन। और इस कार्बन के बॉन्ड पेयर कितने, इसके चारों तरफ, लोन पेयर तो 0 है, इट हैज नो लोन पेयर, इसके पास ना तो कोई लोन पेयर है, और मैं कह सकती हूं ओनली 3 बॉन्ड पेयर्स। वेस्पर क्या कहता है वैलेंस शेल इलेक्ट्रॉन पेयर रिपल्शन थ्योरी, 3 बॉन्ड्स आसपास, एक ही एटम के 3 बॉन्ड पेयर्स, कौन सी ज्योमेट्री लगाएंगे, किस तरह से अरेंज होंगे कि उनमें रिपल्शन कम से कम हो, इट इज ट्राइगोनल प्लेनर। जी वो ठीक है, लेकिन मेरा काम था किसी बहाने में शॉर्टकट फॉर्मूला सबके सामने एक बार और ले आऊं। इसके बाद इतनी बेसिक केमिस्ट्री कभी भी नहीं पढ़ाई जाएगी आगे आने वाले 1.5 साल में। आई जस्ट वेंट ग्रीडी इन दैट कि चलो एक बार और बता देती हूँ। कार्बोकेटायन जो बना है इसके पास 8 इलेक्ट्रॉन्स नहीं है इसके वैलेंस शेल में, तो कैन आई से इट इज इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट ऑल्सो, इसके पास इलेक्ट्रॉन की कमी है, तभी तो हाईली रिएक्टिव है, तभी तो इंटरमीडिएट है, क्योंकि इसका ऑक्टेट पूरा नहीं है। इट इज इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट, इसके पास सिक्सटेट पूरा है, इट हैज 6 इलेक्ट्रॉन्स ओनली। ये है कार्बोकेटायन का सारा डिटेल जो एनसीईआरटी ने एक पैराग्राफ में दे रखा है। कार्बोकेटायन बनते कैसे हैं, उनका स्ट्रक्चर, उनकी टाइप, सब कुछ। अब आती हूं मैं टाइप्स पे, ये काफी कुछ आपके लिए रेपिटेशन था बट स्टिल। अब आ जाती हूं मैं टाइप्स पे। टाइप्स किस तरह की, प्राइमरी, सेकेंडरी, टर्शरी, ये 3 टाइप्स ना धोखा है, आगे अभी बड़ी टाइप्स खुल जाएंगी, लेकिन एज अ होल ग्रैंड तौर पे हम कहते हैं जी 3 ही टाइप्स है, प्राइमरी, सेकेंडरी, टर्शरी। इसको लिखना नहीं, ये जो अब मैं बता रही हूं उसको मत लिखना, क्योंकि आगे वो बहुत आएगा, सिर्फ अंडरस्टैंड करना। प्राइमरी कार्बोकेटायन वो जब वो वाला कार्बन जिसपे पॉजिटिव चार्ज है वो फर्दर सिर्फ एक ही कार्बन से अटैच्ड हो, आगे वो सिर्फ एक ही कार्बन से अटैच्ड हो, बाकी उसमें फिर हाइड्रोजन ही है, दैट इज कॉल्ड एज प्राइमरी कार्बोकेटायन। सेकेंडरी कार्बोकेटायन क्या होगा, जिस पर पॉजिटिव चार्ज है वो फर्दर 2 कार्बन से अटैच्ड हो, बाकी सब कुछ एक ही कार्बन, एक ही हाइड्रोजन, ये हुआ सेकेंडरी। टर्शरी कार्बोकेटायन क्या होगा, जिस कार्बन पर पॉजिटिव चार्ज है, कार्बोकेटायनिक कार्बन, वो भी फर्दर 3 और कार्बन के साथ जुड़ा हो, तो उसको कहते हैं टर्शरी कार्बोकेटायन। ऐसा मैं नॉमेनक्लेचर में कुछ कुछ बता के आई हूं। माय क्वेश्चन टू यू इज, कोई अपनी कॉपी में क्वाटनरी कार्बोकेटायन बना सकता है? आई एम वेटिंग। क्वाटनरी कार्बोकेटायन बना सकते हैं, बनाइए, मैं देखना चाहूंगी। नैन्सी जितेंद्र को भेज देना पानी के लिए। क्वाटनरी कार्बोकेटायन पॉसिबल है?
है तो बना के दिखाओ, नहीं है पॉसिबल, क्योंकि आप एक Possible कार्बन नहीं है। पे, बिल्कुल आप एक, वरना मैं बना के रखती, आप एक कार्बन पे 4 कार्बन लगा दोगे तो फिर पॉजिटिव चार्ज की गुंजाइश तो है ही नहीं, उसका ऑक्टेट पूरा हो गया। सो ऐसे भी धोखे वाले क्वेश्चन देखेंगे, बढ़िया ऑब्जेक्टिव्स जो होते हैं उसमें एक ऑप्शन तो यूं ही रूल्ड आउट हो रही होती कि इन्होंने क्वाटनरी कार्बोकेटाइन दे दिया, बेवकूफ है, क्वाटनरी कार्बोकेटाइन तो होता ही नहीं, तो 4 में से एक ऑप्शन तो ऐसी बेतुकी भी मिलेगी। सो वी शुड बी नोइंग इट, क्वाटनरी कार्बोकेटाइन संभव नहीं है, प्राइमरी, सेकेंडरी, टर्शरी, ये 3 है पॉसिबल। चलिए अब आ जाते हैं कार्बोकेटाइन, तो आपने हमें समझा दिया, रिएक्टिव इंटरमीडिएट्स अभी लिखना मत, सुन लेना एक बार। कार्बोकेटाइन, कार्बोएनायन, फ्री रेडिकल, ये 3 है एनसीईआरटी में, और नाइट्रीन और कार्बिन ये 5 हैं आपके कंपटीशन में। तीनों की आज स्टेबिलिटी डिस्कस करेंगे। तो जब कार्बोकेटाइन मैंने पढ़ा दिया तो अब मैं क्या डिस्कस करूंगी, स्टेबिलिटी ऑफ कार्बोकेटाइन। अंडर व्हाट हेडिंग, कौन सी हेडिंग चल रही है, लेट मी शो यू, आई एम टेकिंग इट अंडर व्हाट हेडिंग, आई एम टेकिंग इट अंडर दिस हेडिंग, ए हेडिंग, एप्लीकेशन ऑफ इलेक्ट्रॉनिक इफेक्ट्स। कहां कहां ये हाइपर कॉन्जुगेशन, रेजोनेंस और इंडक्टिव काम आना है जो पढ़ा दिया, फॉर एक्सप्लेनिंग स्टेबिलिटी ऑफ रिएक्शन इंटरमीडिएट। और वो रिएक्शन इंटरमीडिएट क्या है मेरे पास, अकॉर्डिंग टू मेनली जो जिसपे 99% क्वेश्चन बैंक टिका 3 ही है, वो नाइट्रीन और कार्बिन पे तो एक एक ही क्वेश्चन आता है, क्योंकि उसकी वैरायटी में उसके एग्जाम्पल ही एक एक है मेरे पास, है ही नहीं और। तो इसीलिए मेनली वो क्या मिलेगा, कार्बोकेटायन जिसके बारे में सब बता दिया, कार्बो एनायन जस्ट इसका उल्टा, एंड रेडिकल। इन 3 फ्री रेडिकल ऑफ कोर्स, इन 3 की स्टेबिलिटी एक्सप्लेन करने के लिए मेरे को इलेक्ट्रॉनिक इफेक्ट्स यूज करने हैं। तो अब मैं आपके सामने स्टेबिलिटी ऑफ कार्बोकेटायन शुरू कर रही हूं, क्योंकि असली टॉपिक तो यही था, स्टेबिलिटी ऑफ कार्बोकेटायन। ये किसका एप्लीकेशन है, कौन से इलेक्ट्रॉनिक इफेक्ट का, हाइपर कॉन्जुगेशन का। कल को आप चाहें अपने जो एक बेबी नोट्स बनते हैं ना बहुत छोटे की, क्लास में तो बहुत बड़े बन गए, अब एग्जाम से एक दिन पहले अक्सर बच्चों के बेबी नोट्स बनते हैं और वो जेई मेंस में जाते हैं। तो मतलब मैंने खुद देखा है, अपने ही बेटे के साथ ये देखा है कि जब पहली बार पढ़ता था तो ये नोट्स के पोथे भर जाते थे कि एक कॉपी सोची थी चल जाएगी, 10th में तो लगता है ना, एक केमिस्ट्री की, एक फिजिक्स की, एक मैथ्स की, या 2 मैथ्स की, ज्यादा से ज्यादा 2, ये तो मिथ्या है। केमिस्ट्री की ही अकेले की आपकी 5-6 कॉपीज आराम से बन जाएंगी। तो जब पढ़ने लगते हैं एक और बार तो लगता है इतना कौन पढ़े, फिर उसके एक बेबी नोट्स आते हैं, उसमें पता चलता है जी ये वाले टॉपिक ने 4 पेज घेरे बस, अदरवाइज 14 थे 4। फिर जब जेई मेंस की रिवीजन हो रही होती थी, व्हाट ही यूज्ड टू डू, छोटी सी स्पाइरल डायरी, वो जो इतनी सी होती है जिसमें 5 कलर के पेजेस होते हैं, तो उस स्पाइरल डायरी में सिर्फ उसके कार्बोकेटाइन स्टेबिलिटी को लेके 4 पॉइंट्स होते थे कि इतने ही देखने, इस जिसको ये आ गए उसका पिछला क्लियर है। तो उतनी सी स्पाइरल डायरी में उसकी 2 साल की पूरी केमिस्ट्री आ गई थी, दे वर एक्चुअली बेबी नोट्स। तो उसकी पॉकेट में 3 स्पाइरल डायरीज हमेशा होती थी, केमिस्ट्री का कुछ है फट वो निकालनी, फिजिक्स का है वो निकालनी। सो धीरे धीरे आपके जब बेबी नोट्स बनेंगे तो आप देखोगे कि आप चाहोगे तो हाइपर कॉन्जुगेशन की एप्लीकेशन एक छोटे से पेज में 4 हेडिंग में ले आओगे बस, जिसमें पहली हेडिंग होगी स्टेबिलिटी ऑफ कार्बोकेटाइन। अब सुनिएगा समझिएगा, मैंने आपके सामने ये कार्बोकेटाइन बनाए जिसमें एक है मिथाइल कार्बोकेटाइन, एक है प्राइमरी, एक है सेकेंडरी और एक है टर्शरी। माय क्वेश्चन इज, और स्कूल पेपर इसके बिना बनते नहीं, इनकी स्टेबिलिटी, किसकी स्टेबिलिटी ज्यादा। नाउ आई एम डूइंग समथिंग रेपिटेशन फॉर यू ऑल। इसके अंदर नो हाइपर कॉन्जुगेशन, इसमें हाइपर कॉन्जुगेशन है ही नहीं, राइट। अब आ जाता है प्राइमरी कार्बोकेटाइन। प्राइमरी कार्बोकेटाइन में ये हो गया अल्फा कार्बन, आपको बताया था इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट सेंटर जो होता है, जैसे कि कार्बोकेटाइन, ये है मेरा इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट सेंटर। इसके पड़ोस वाले कार्बन को कहते हैं अल्फा, और उस पे लगे हुए 3 हाइड्रोजन को कहते हैं अल्फा हाइड्रोजन। इसमें कितने अल्फा हाइड्रोजन हैं, 3 अल्फा हाइड्रोजन। सेकेंडरी कार्बोकेटाइन में कितने अल्फा हाइड्रोजन है, 6 अल्फा हाइड्रोजन। जिसने हाइपर कॉन्जुगेशन की क्लास नहीं लगाई, रेजोनेंस की नहीं लगाई, इंडक्टिव की नहीं लगाई, आज की क्लास में इसके बाद ही और शी इज इन केमिस्ट्री डेड। आज की क्लास में और कुछ उसको समझ नहीं आएगा जिसने पिछली क्लासेस नहीं लगाई। ये आपके पास आ गया टर्शरी कार्बोकेटाइन। इसमें कितनी हाइपर कॉन्जुगेटेड फॉर्म है, 9 हाइपर कॉन्जुगेटेड फॉर्म। फॉर आवर सेक, फॉर आवर रिवीजन, आई वांट टू शो यू किसी एक की एक हाइपर कॉन्जुगेटेड फॉर्म,
ताकि आपको उसकी भी आदत पड़ जाए कि हाँ हाइपर कॉन्जुगेटेड फॉर्म कभी भी कोई मेरे को बनाने को कहे, रेयर होगा, ऐसा बड़ा रेयर होगा, बट बना सकते हैं, मुझे आती है बनानी, ये कॉन्फिडेंस रहना चाहिए। तो उसमें क्या होता है, इस कार्बन के पॉजिटिव चार्ज को देखकर ये सिग्मा बॉन्ड इधर कूद पड़ता है, जिसकी वजह से व्हाट आई गेट CH2 डबल बॉन्ड C, 2 H तो ऐसे के ऐसे, 1 H नो बॉन्ड रेजोनेंस दिखाता हुआ। यस, आपकी एनसीईआरटी ने भी बता रखा है, मेरे से चूक हुई है बताने में, एक चीज छूटी है, और वो क्या, इस इफेक्ट को साइंटिस्ट के नाम पे भी जाना जाता है, बेकर नेथन इफेक्ट। शायद मैंने बताया भी, आई डोंट रिमेंबर, लेकिन एनसीईआरटी फॉलो कर रहे हैं तो हेडिंग दे रखी है प्रॉपर, बेकर नेथन इफेक्ट बोल्ड में। ये दोनों साइंटिस्ट ने मिलके इस कॉन्सेप्ट को लाए थे, तो उनके नाम पे। तो मैंने एक हाइपर कॉन्जुगेटेड फॉर्म आपको दिखा दी। ऐसे इसके अंदर आकाश देख लिया हमने, 3 हाइपर कॉन्जुगेटेड फॉर्म, 6 और 9। क्या बताओगे आकाश, अभी रुकना लिखने से पहले, कौन सा कार्बोकेटाइन सबसे ज्यादा स्टेबल? लास्ट वाला नहीं बोलेंगे अब आप लोग, पहला दूसरा ये वो इधर उधर नहीं बोलेंगे, टर्शरी बोलेंगे। व्हेन दे हैव नेम कॉल इट बाय नेम, ठीक है, क्योंकि पूछा तो ऐसे ही जाएगा। दिस इज द स्टेबिलिटी ऑर्डर। लीस्ट स्टेबल इज मिथाइल कार्बोकेटाइन। ये आपके पास भर भर के क्वेश्चन आता है, 2014 से लेके 2018-19 के हर कंपटीशन के पेपर में जीओसी से एक ही क्वेश्चन आया है। हम भी थक लिए हैं कार्बोकेटाइन स्टेबिलिटी। क्यों? अभी आप देखोगे कार्बोकेटाइन स्टेबिलिटी में जहां जरूरत पड़े हाइपर कॉन्जुगेशन भी आ जाता है, रेजोनेंस भी आ जाता है, इंडक्टिव भी आ जाता है, और जो है इनका मिक्सचर भी आ जाता है। तो वो चीज के लिए अब आपको तैयार रहना है। सो आई होप आई मेड फर्स्ट एप्लीकेशन क्लियर। इसी तरह से सारा रिपीटेशन है, मैं देखूं आप पकड़ पाते हो कि नहीं। अगर, और मैंने ऊपर हेडिंग डाल रखी है जस्ट टू मेक थिंग्स इजी फॉर यू, कौन सा ज्यादा स्टेबल, 2 बना रखी है फॉर्म्स मैंने, विच वन इज मोर स्टेबल? 2 बना रखे हैं, दोनों पहले बनाओ, इनमें से एक भी एग्जाम्पल आप लोगों से मिस नहीं होना चाहिए, दे आर वेरी इंपॉर्टेंट। मतलब ये जो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस आ रहे हैं और जहां कुछ एनसीईआरटी से बाहर का आएगा 11th और 12th मैं बताऊंगी, ठीक है। एक है प्रोपाइल कार्बोकेटाइन, एक है एलाइल कार्बोकेटाइन। मैं आपके पास आती हूं, लेकिन अगर मैं आपके बराबर का ही एक स्टूडेंट हूं, आप ही की क्लास में बैठी हुई एक स्टूडेंट हूं, तो मैं क्या सोचूंगी, अभी अभी हाइपर कॉन्जुगेशन बताया, इसके अंदर 2 अल्फा हाइड्रोजन है, हाइपर कॉन्जुगेटेड फॉर्म कितनी? 2 इसके अंदर। इसीलिए मैंने नोट नीचे लिखा है कि हमेशा याद रखिए, ये बात आई नहीं है अब तक आपके सामने, एलाइलिक हाइड्रोजन, क्योंकि एलाइल को हमने यूज नहीं करना शुरू किया था। एलाइलिक हाइड्रोजन मतलब डबल बॉन्ड वाला हाइड्रोजन कभी भी हाइपर कॉन्जुगेशन में पार्टिसिपेट नहीं करता। सो आपको ये पता रहे, यहां पर नो हाइपर कॉन्जुगेशन। जो मैंने येलो कलर से स्पेशली लिखा है वो बहुत ज्यादा ऑब्जेक्टिव में बहुत ज्यादा पेन एरिया वाला लिखा है, कि ये सबको पता होना चाहिए भाई, इसमें हाइपर कॉन्जुगेशन सोची तो उल्टे जाओगे। हमें कैसे पता लगेगा हम हाइपर कॉन्जुगेशन सोचे कि ना सोचे? पहले तो ये देखो कि इस केस में तो हाइपर कॉन्जुगेशन होगी ही नहीं, उस केस में हाइपर कॉन्जुगेशन है। अब अगर ये बात और जो मैंने लिख के दी बिल्कुल सही है, उस हिसाब से अभी मैं इरेज करूंगी, इसलिए नोबडी शुड नोट डाउन। ये ज्यादा स्टेबल होना चाहिए था प्रोपाइल कार्बोकेटाइन, क्योंकि प्रोपाइल कार्बोकेटाइन में 2 अल्फा हाइड्रोजन है, हाइपर कॉन्जुगेशन होगी, इसमें एक भी नहीं है, तो मेरे हिसाब से वो स्टेबल होना चाहिए। लेकिन ये गलत है। क्यों गलत है? एक चीज और हो रही है जिसको मेरे को देखना पड़ेगा, रेजोनेंस। ऊपर हेडिंग देखो, मैंने रेजोनेंस की हेडिंग में डाला है इसको, हाइपर कॉन्जुगेशन में क्यों नहीं डाला? अभी वो भी आपको रीजन बताऊंगी आपने क्या सोचना, बट पहले इसका एनामोली समझ लीजिए। अब रेजोनेंस, रेजोनेंस इसमें हो रही है, पूरा का पूरा बॉन्ड उधर शिफ्ट हुआ, और इफ आई नीड टू मेक इट्स रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर, जो मेरे को बनाना नहीं चाहिए, पिछली क्लासेस में मैं बहुत बना चुकी हूं, स्टिल इसकी रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर जो बन जाएगा, लेट मी ड्रॉ इट विद सम अदर कलर, CH2 पॉजिटिव, CH डबल बॉन्ड CH2, ये इसका रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर, रेजोनेंस हो रहा है। और इसमें
नो रेजोनेंस। तो अब आप देखेंगे मेरी जो बुकलेट है इसकी बहुत अच्छी बुकलेट है, इसमें काफी अच्छे से एग्जांपल हैं। हालांकि मैं आज बुकलेट के सारे एग्जांपल्स आपके साथ ले रही हूं। नो हाइपर कॉन्जुगेशन, बट इसमें रेजोनेंस है, और यहां पर दो दो अल्फा हाइड्रोजन है, बट इसमें रेजोनेंस नहीं है। अगली स्लाइड से मैं रेजोनेंस के लिए सिर्फ आर लिखूंगी, और आप भी आर इफेक्ट, हाइपर कॉन्जुगेशन के लिए एच बस, राइट, एच इफेक्ट। उसके अंदर रेजोनेंस नहीं है, इसके अंदर रेजोनेंस है, मतलब उल्टा हो रहा है, वाइस वर्सा हो रहा है। एक में हाइपर कॉन्जुगेशन है तो उसमें रेजोनेंस नहीं है, एक में रेजोनेंस है तो उसमें हाइपर कॉन्जुगेशन नहीं है। मेरे को किसको इंपॉर्टेंस देनी है? आई एम राइटिंग यू द पैटर्न। अब आपको दो दो तीन तीन इफेक्ट एक ही में नजर आएंगे, आप किसको फॉलो करोगे? सभी लोग। फॉर एनसीईआरटी ऑल्सो प्लीज, रेजोनेंस को हम कहते हैं, सबके पिताजी हैं ये, टॉप मोस्ट पे रेजोनेंस, देन हाइपर कॉन्जुगेशन। सबसे कम वैल्यू अगर किसी चीज की है, लीस्ट, लास्ट में कुछ मजबूरी में देखना पड़े तो इंडक्टिव इफेक्ट। मॉडिफाइड हाइपर कॉन्जुगेशन, यस, मॉडिफाइड रेजोनेंस है, रेजोनेंस से हाइपर एक्टिव है, लेकिन कंसिडरेशन स्टेबिलिटी में कंट्रीब्यूशन रेजोनेंस का सबसे ज्यादा है। उसकी वजह भी बताने वाली हूं अभी, बट एक दो स्लाइड्स के अंदर अंदर पहले तो इसको मानना पड़ेगा, रेजोनेंस इज फादर ऑफ ऑल इफेक्ट्स। ऑल इफेक्ट्स अगर रेजोनेंस है, फिर कुछ दिन बाद इसकी एक एक्सेप्शन भी आएगी, तो तब मैं उस एक्सेप्शन को बोलूंगी, आज नहीं। रेजोनेंस सबसे आगे, फिर हाइपर कॉन्जुगेशन, फिर इंडक्टिव। ये पैटर्न हमेशा हमको फॉलो करना पड़ता है। 12th की एनसीईआरटी में बहुत तंग होंगे हम अगर हमने ये नहीं देखा। 12th की एनसीईआरटी के सारे क्वेश्चन तुम्हारी डीपीपी में ऑलरेडी डाल दिए गए हैं। सो यानी आपको इस पे मैंने दो इंपॉर्टेंट नोट्स भी साथ में दे दिए। एक तो रेजोनेंस को बिग बी मान के चलिए, और दूसरी चीज, एलाइलिक हाइड्रोजन पार्टिसिपेट नहीं करता है हाइपर कॉन्जुगेशन, राइट। ये भी आपको ध्यान रखना है। गलतियां होती रहेंगी, डीपीपी के बहाने आपको स्ट्रॉन्ग पता चलेगा। नाउ अब थोड़ा थोड़ा आपकी गट फीलिंग पे काम करेंगे। ये दो कार्बोकेटाइन और ले आई मैं, ये जेई मेंस में आया हुआ, जबकि एनसीईआरटी से उठा के लाई हूं मैं। बेंजाइलिक कार्बोकेटाइन, मैंने स्पेशली नाम लिख दिया है यहां पर, बेंजाइलिक कार्बोकेटाइन। वो बेंजाइलिक नहीं है क्योंकि वो साइक्लोहेक्सेन रिंग है, उसमें कोई डबल बॉन्ड्स नहीं बने हुए। अब मुझे आप लोगों से चाहिए इस रो में, ये मेरे यहां जो रो बैठी है पूरी, आप में से कौन बताएगा कौन सा ज्यादा स्टेबल और क्यों? भूमिका, ड्यूरिंग बॉन्ड फिशन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन गोज टू वन एटम ओनली, राइट, ब्रेकिंग ऑफ कोवलेंट बॉन्ड, रोहन का कहना ठीक है। श्रेया, sp2, गुड। हाँ जी, अब मेरे को बताओ, मैं जरा ऑनलाइन वालों के साथ बैठी हुई इस वक्त, चैट बॉक्स खोल के बताना, सारांश, कार्तिक, भुवनेश, ये ऊपर दोनों जो हैं उसमें से कौन सा ज्यादा स्टेबल, इधर वाली रो या जिनके नाम लिए वो? एनीवन? सबसे पीछे से शुरू होती हूँ, एक कॉपियों में नहीं है इसका सोल्यूशन। रणवीर, अक्षत, फर्स्ट, वजह, कॉन्फिडेंट आंसर एंड आई थिंक करेक्ट ऑल्सो, वजह। प्रभनिहार, उसे घूरना बंद करो। फिर मैं वही कहूंगी, कोई कहना नीचे बच्चे छोटे हैं, छोड़ो। हाँ जी, लाओ बालकों, अक्षत से आगे दोनों लोग जो बैठे हैं वहीं वहीं देखे जा रहे हैं आंसर, और ऑनलाइन में जिनका नाम लिया, लाओ आंसर। किधर किधर चला गया था? पानी पकड़ा जाया कर जाने से पहले। वेट कर रही हूं मैं। अनन्या, वो तो मैंने लिख दिया, ईमानदार से बच्चे, मैंने रेजोनेंस लिखा हुआ है, मैम तो वो तो फर्स्ट बिग में डील होएगा नहीं है। ना? हाँ जी, मैम फर्स्ट वाले में होएगा ना? क्यों? मैम उस पे रेजोनेंस ज्यादा है। रेजोनेंस ज्यादा है, और सेकंड वाले में रेजोनेंस कम है। आपको ये जानना चाहिए, ऑफ कोर्स फर्स्ट वाले में रेजोनेंस ज्यादा है, मतलब रेजोनेंस है, सेकंड वाले में रेजोनेंस है ही नहीं। लेकिन फिर भी मैं आपके कॉन्फिडेंस को हिलाने के लिए आपसे पूछना चाहूं तो आपके पास क्या जवाब है? हाँ, रिंग माने क्या? रिंग
पाई बॉन्ड का कॉन्जुगेशन, प्लीज आई नीड दीज टर्म्स। ठीक है, ठीक दिया आपने, इसके अंदर रेजोनेंस नहीं है। मेरा मन है आपके कॉन्फिडेंस को शेक करने का, आपको दोबारा आंसरेबल बनाने का, तो आपको मुझे बताना पड़ेगा भाई इसके अंदर पाई बॉन्ड का कॉन्जुगेशन विद पॉजिटिव चार्ज है, दैट्स व्हाई। और ये टर्म जब तक नहीं आती तब तक आप मजबूत नहीं होते इसमें जो मैं अब लिख रही हूं। लिखिए मेरे साथ, बिकॉज ऑफ कॉन्जुगेशन। एक तो मेरा ये भी थक जाता है, पता नहीं क्यों नहीं लोड ले पाता। बिकॉज ऑफ कॉन्जुगेशन, ये कॉन्जुगेशन वर्ड लिखना आपके लिए जरूरी है, ठीक है। बिकॉज ऑफ कॉन्जुगेशन, बहुत सही वर्ड दिया पार्थ ने, मुझे वही चाहिए। बिकॉज ऑफ कॉन्जुगेशन पॉजिटिव चार्ज डीलोकलाइज्ड। आखिर स्टेबिलिटी की वजह रेजोनेंस क्यों है? रेजोनेंस की वजह से ऐसा क्या हो गया जो चीज स्टेबल हो गई? क्योंकि उसका पॉजिटिव चार्ज जो है उसका डीलोकलाइजेशन हो गया। तो पॉजिटिव चार्ज डीलोकलाइज्ड, एंड मोर द डीलोकलाइजेशन मोर इज द स्टेबिलिटी। कहीं ना कहीं अपने लिए लिख लीजिए, पानी की बोतल का मोर छोड़ दो, मोर द डीलोकलाइजेशन मोर इज द स्टेबिलिटी। तो इसके अंदर डीलोकलाइजेशन था और यहां लिखेंगे नो सच डीलोकलाइजेशन। ये मान के चलना ये रेजोनेंस टॉपिक की हेडिंग नहीं है, हेडिंग है स्टेबिलिटी ऑफ कार्बोकेटाइन। कौन एक्सप्लेन कर पा रहा है? तो पहला कार्बोकेटाइन ज्यादा स्टेबल है, क्यों? आप कहोगे रेजोनेंस नहीं, ठीक है, रेजोनेंस कॉन्जुगेशन की वजह से रेजोनेंस हुआ, सो व्हाट? आपको बताना पड़ेगा उसकी वजह से पॉजिटिव चार्ज फैल गया। किसी भी चार्ज स्पीशीज की स्टेबिलिटी मतलब उसके पॉजिटिव चार्ज को फैला दो। तो क्योंकि डीलोकलाइजेशन पॉजिटिव चार्ज का हुआ इसलिए वो ज्यादा स्टेबल हो गए। यहां पर नो सच डीलोकलाइजेशन ड्यू टू आर इफेक्ट। रेजोनेंस इफेक्ट की वजह से कोई ना तो रेजोनेंस इफेक्ट था ना उसकी वजह से होने वाला डीलोकलाइजेशन था। तो डीलोकलाइजेशन होना मतलब चार्ज का फैलना, चार्ज का फैलना मतलब किसी चीज का स्टेबल होना। हर्षिता थोड़ा सा गुम हो, कहीं पर उलझी हुई हो तो जरा मेरे को पिछले उससे बताओ। कोई बात नहीं, वैसे तो किसी को तो कहना ही है ना मैंने, तो मैं जिस तरीके से आपको बुलाती हूँ बोलती हूँ, डोंट गेट ऑफेंडेड, मैं 1 मिनट बाद खुद भूल जाती हूँ। इन चारों में किस में पॉजिटिव चार्ज का डीलोकलाइजेशन सबसे ज्यादा था? मैंने सबसे बेसिक स्कूल के लिए आपको बताया, आप बताओगे जी टर्शरी कार्बोकेटाइन सबसे ज्यादा स्टेबल क्योंकि उसमें 9 हाइपर कॉन्जुगेटेड फॉर्म। सो व्हाट, 9 हाइपर कॉन्जुगेटेड फॉर्म से इसने क्या तीर मार लिए? हर्षिता मास्क हटा के जवाब देना, मैं सुन पाऊं। एक तो ऊंचा सुनती हूं, ऊपर से तुम्हारे आगे फिल्टर आ गया। आकाश, कम ऑन, यू कैन नॉट से नो, आई एम वर्किंग हार्ड, यू कैन नॉट से नो। ये नो तो बिल्कुल गलत है। आई विश कुछ कोशिश हो, गलत सही की परवाह किए बिना। यस, एक सेकेंड, ये वाला ज्यादा स्टेबल होना चाहिए, सॉरी इसमें ज्यादा डीलोकलाइजेशन होना चाहिए, इसमें सबसे ज्यादा डीलोकलाइजेशन होना चाहिए। ओके भाई, ट्राई किया अच्छी बात है, लेकिन काफी खतरनाक ट्राई किया, गलत है। डीलोकलाइजेशन का मतलब है चार्ज का फैलना। यस, वाई, क्यों? बात तो सही कह रहे हो। फ्री बॉन्ड नहीं भाई, जितने आपने देखा, आपने आकाश, आपने, मैंने यहां पर एक हाइपर कॉन्जुगेटेड फॉर्म बना के दी, हाँ या ना? क्या देखा इसके अंदर पॉजिटिव चार्ज फैला कि नहीं? कहां गया? इस कार्बन के अलावा कुछ सेकंड्स के लिए इस हाइड्रोजन पे पहुंच गया। हाउ मेनी अल्फा हाइड्रोजन? 3। ऐसी 2 फॉर्म और बनेंगी, हाँ या ना? ऐसी 2 फॉर्म और बनेंगी +2। तो कितने एटम्स तक डीलोकलाइजेशन पहुंचा? एक कार्बन पर तो था उसके अलावा 3 और पे पहुंच गया, पॉजिटिव चार्ज फैल गया। यहां कितनों पे पहुंचा? 6 और पे पहुंचा पॉजिटिव चार्ज। यहां कितनों पे पहुंचा? 9 और पे। तो पॉजिटिव चार्ज डीलोकलाइज हुआ कि नहीं? मैक्सिमम डीलोकलाइजेशन मींस मैक्सिमम स्टेबिलिटी।
तो दिस इज व्हाट आई कैन आइडेंटिफाई फ्रॉम यू पीपल्स एक्सप्रेशन, कि जो लगा उंगलियों में खेलने, पेन में खेलने, उसका ध्यान ही नहीं है क्लास में, और ऑनलाइन वाले यही चीज मिस कर रहे हैं, इनको चेक करने को कोई नहीं है, या आपके ब्लैंक एक्सप्रेशन बता देते हैं। आप बच्चे हो, आप छुपा नहीं सकते कि हमसे ना पूछने, आता नहीं है। सो प्लीज आप देखिए, एक चार्ज स्पीशीज का मैक्सिमम डीलोकलाइजेशन इज मेकिंग इट स्टेबल। प्राइमरी, सेकेंडरी, टर्शरी कार्बोकेटायन में, करण, प्राइमरी, सेकेंडरी, टर्शरी कार्बोकेटायन में डीलोकलाइजेशन इज कॉज्ड बाय हाइपर कॉन्जुगेशन। इसमें डीलोकलाइजेशन ऑफ चार्ज ही तो है। देखिए, ये पॉजिटिव चार्ज इस कार्बन से इस कार्बन तक घूम रहा है, डीलोकलाइज हो रहा है। इसमें डीलोकलाइजेशन इन दिस केस, अच्छा ये तो मैंने बाद में इरेज भी नहीं किया, उस वक्त बोला था आप नोट मत करना, मैं इरेज करूंगी दिस। इसमें डीलोकलाइजेशन हो रही है कॉज्ड बाय रेजोनेंस, इसमें डीलोकलाइजेशन हो ही नहीं रही क्योंकि रेजोनेंस नहीं है। अगर है डीलोकलाइजेशन थोड़ी बहुत, तो वो हाइपर कॉन्जुगेशन से, हाइपर कॉन्जुगेशन का इफेक्ट मर जाता है अगर आगे रेजोनेंस आ जाता है, तो हम उसको कंसिडर नहीं करते। डीलोकलाइजेशन इसमें भी हुआ लेकिन वो इफेक्टिव नहीं हो पाया। अगली स्लाइड में मैंने आपको डीलोकलाइजेशन दिखाया फिर पॉजिटिव चार्ज का, तो इसके अंदर ये पॉजिटिव चार्ज डीलोकलाइज होके कहां कहां पहुंच जाएगा। ड्रॉ इट इन योर कॉपीज, आई एम कमिंग एंड चेकिंग। या हमेशा लोन पेयर करता है या पाई बॉन्ड करता है, या नेगेटिव चार्ज, ऑफ कोर्स पॉजिटिव चार्ज कभी शुरुआत नहीं करता। बनाइए इसकी, शब्द भेजना फोटो मेरे को। तो अब आप देखिए, मैंने फर्स्ट फॉर्म ये बनाई, इसको देख के ये एरो मेरा इधर पूरा बन गया। गया, हाँ जी, मेरा पूरा बन गया। पर ठीक है, अभी चैट बॉक्स वालों को ममता मैम चेक कर रही हैं, मैं ऑफलाइन वालों के पर पहले पकड़ूंगी ना। मेरे को ये भी तो देखना होता है ना कि अब आई डोंट नो ना आप लोग किस तरह से बना रहे हैं, तो ममता मैम विल सी टू इट एंड शी विल टेल मी। अब देखिए इधर अक्षत, शौर्य, देखो एक एक करके मैंने एरो को, एक एक बॉन्ड को एक साथ घुमाना है, सारे बॉन्ड्स को नहीं। तो जब इस बॉन्ड को घुमाया तो पॉजिटिव चार्ज इधर आया। उसके बाद आखिरी काम क्या किया, फिर इसको किया। एक फॉर्म में एक ही पाई बॉन्ड घुमाएंगे आप, एक से ज्यादा अलाउड नहीं है। यस आई नो 60% क्लास इज एबल टू मेक इट, बट कौन से 40% आर नॉट एबल टू मेक इट, आई नो, आई विल एम्बेरस वन बाय वन। मैंने अभी उन 2-3 को थोड़ा खींचा है, फिर इधर और इधर को खींचूंगी। आई नो कौन नहीं बना सकता, लेकिन ये 5 रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स बने। तो अब आपको ये 5 रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स अगर हाथ में नहीं आए, आपके स्कूल का क्वेश्चन है, ये 4 फॉर्म्स दे देंगे और पूछेंगे कोई एक गलती करके इन 4 में से कौन सा करेक्ट रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर नहीं है, लेने के देने 0 नंबर। पहले सब्जेक्टिव पेपर होता था तो कम से कम 2 फॉर्म को देख के तरस खा के टीचर आधा नंबर दे देता कि चलो 2 एरो तो ठीक बनाए इसने, इसमें क्या लेके आओगे, पहला क्वेश्चन ही आना है। सो यहां पर अब आप देखिए कार्बोकेटायन जो मैंने बेंजाइल कार्बोकेटायन बनाया, नाउ कैन वी सी कितने एटम्स तक पॉजिटिव चार्ज चक्कर मार के आ गया, डीलोकलाइज हो गया 7 एटम तक। 6 तो रिंग वाले कार्बन, 6 पर आया नहीं, आई एम नॉट सेइंग कि 6 पे पॉजिटिव चार्ज आया, पर यहां से पॉजिटिव चार्ज पहुंचा इधर, फिर इधर, फिर इधर, वापस इधर, पूरा डीलोकलाइजेशन हो गया। इतना ज्यादा डीलोकलाइजेशन इज मेकिंग इट्स पॉजिटिव चार्ज वेरी वीक, कमजोर कर दिया पॉजिटिव चार्ज को, इसीलिए कार्बोकेटायन इज मोर स्टेबल। मैंने तो पता नहीं कितना एम्बिशियस होके इतने अच्छे अच्छे कार्बोकेटायंस दे डाले, खैर जो लोग कर रहे हैं उनके लिए तो चाहिए ही चाहिए। तो यहां देखिए बेंजाइलिक कार्बोकेटायन में कॉन्जुगेशन की वजह से पॉजिटिव चार्ज इज डीलोकलाइज्ड। कॉन्जुगेशन की वजह से मतलब रेजोनेंस की वजह से, एक ही बात है, रेजोनेंस के लिए दूसरा वर्ड कॉन्जुगेशन बोल रही हूं। इसमें कितना डीलोकलाइज हुआ, इसमें हुआ कोई डीलोकलाइज, कुछ खास नहीं। ठीक है, इंडक्टिव इफेक्ट है, मैं कहती हूं जब रेजोनेंस है तो इंडक्टिव को देखना भी नहीं चाहिए, कोई कंफ्यूज होए। सो इन दोनों में ये ज्यादा स्टेबल, ये आपके लिए बहुत बेसिक और इजी एग्जांपल था। आई होप अब थोड़ी सी दिमाग की खिड़कियां आप लोगों की खुली हो, ड्रॉ किए। अगर किसी ने नब्ज पकड़ी हो पिछली स्लाइड में, किसमें सबसे ज्यादा डीलोकलाइजेशन, दिव्या फर्स्ट में, क्यों? ब्रांचेस नहीं और कुछ?
डीलोकलाइजेशन पॉजिटिव चार्ज का सबसे ज्यादा है। क्यों क्यों? पाई बॉन्ड ज्यादा है। भाई आपने अभी देखा, ठीक है सही कह रहे हो, आपने अभी देखा एक बेंजीन रिंग के पड़ोस में पॉजिटिव चार्ज था तो आपकी कॉपी में कितनी फॉर्म्स बन गई? 5। जो मैंने यहां दे रखा है 3 बेंजीन रिंग, 5 5 5, कितनी रेजोनेटिंग फॉर्म्स। यानी कि पॉजिटिव चार्ज इस रिंग में भी डीलोकलाइज होगा, इस रिंग के अंदर भी घूमेगा, इस रिंग के अंदर भी घूमेगा। गिनने की अब जरूरत नहीं है कि 15 17 14 12 9, उसमें अब फोकस लूज होता है। इसमें मैक्सिमम डीलोकलाइजेशन 3 बेंजीन रिंग। इसमें कितने रिंग है? 2। खाली बेंजीन रिंग से कुछ नहीं होता, फिर बता रही हूं। बेंजीन रिंग के पाई बॉन्ड्स के साथ पॉजिटिव चार्ज का कॉन्जुगेशन, तभी रेजोनेंस होता है, अदरवाइज नहीं होता। इन तीनों का तो आपस में है ही है, उसका मुझे क्या करना है वो तो हमें पता ही है। बेंजीन तो एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी स्टेबल है ही इतनी तगड़ी कॉन्जुगेशन होने की वजह से। पॉजिटिव चार्ज इज इन कॉन्जुगेशन विद दीज 2 रिंग्स, हेंस इसमें भी डीलोकलाइजेशन, लेकिन पहले वाले से कम। और एंड में आ जाऊं तो इसमें सबसे कम डीलोकलाइजेशन। तो इस वजह से कार्बोकैटायन की स्टेबिलिटी कितने भी केस ले आओ, कहीं रेजोनेंस से दे रहे होगे, कहीं हाइपरकॉन्जुगेशन से, अभी इंडक्टिव भी लाना रहता है। तो ये देखिएगा मेरे पास व्हाई इट इज मोर स्टेबल, बिकॉज मोस्ट डीलोकलाइजेशन। अगर मैं पूछूं ना किसमें ज्यादा रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स हैं तो बोलना फर्स्ट, लेकिन मैं पूछूं कौन सा ज्यादा स्टेबल है तो क्या बोलना चाहिए? मोस्ट डीलोकलाइजेशन ड्यू टू R effect of 3 phenyl rings। 3 phenyl rings की वजह से इसके अंदर पॉजिटिव चार्ज ज्यादा फैला हुआ है। मेरे प्रेशर से ही सही, थोड़ा सा आप पे हथौड़ा मारा है मैंने, शायद उससे कुछ हेल्प होगी, शायद आप उसमें कुछ घुसेंगे। तो ये प्रेशर 2 लोगों को टारगेट करके सारी क्लास में फैलाया है। मैं लड़कियों पे तो कभी डाल नहीं पाती, बिकॉज आई कैन नॉट हैंडल टीयर्स। इसीलिए जितना भी प्रेशर मैं डालूंगी लड़कों पे डालूंगी, उनके कंधे पे रख के बंदूक चलाऊंगी। इसीलिए जिन लड़कियों पे भी वो टारगेट है, अपने आप समझ जाना कि हम पे भी था। मैम सिर्फ इसलिए नहीं कह रही है गर्ल्स को ज्यादा प्रेशर डाल के, क्योंकि जितना मेरा तजुर्बा है, फट तर 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 आंसू बहने लग जाते हैं। आई स्टिल रिमेंबर, आज से 11 साल पहले, 10 साल पहले, नॉट 11, 10 साल पहले, आज वो डॉक्टर है, चाहत है उसका नाम, चाहत शाही। ये मेरी क्लास में पीछे बैठती थी, उसका फिक्स सीट थी, जो हर्षिता और प्रिया की फीस है सीट है। इस पे मैं उसको हमेशा कहती थी कि ये बैल्कनी सीट है मेरी, तो यहाँ से सबसे ज्यादा विजिबिलिटी मुझे उस सीट की होती है, सबसे कम विजिबिलिटी मेरी इस सीट की होती है। जब ऊपर खड़े होते तो यहाँ निगाह नहीं जाती, वहां सबसे ज्यादा निगाह जाती है। एंड आई यूज्ड टू ऑलवेज टेल हर कि तुम मेरी बैल्कनी सीट में बैठते हो। एक दिन इसी चीज पे पकड़ लिया, ऐसा ही कुछ। अभी मैं वहां तक पहुंची नहीं कि तर 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 आंसू शुरू, मैं वहीं से वापस आ गई कि भाई आज के बाद लड़कियों को तो मैं नहीं कुछ कह सकती। वो बात अलग है कि आज वो डॉक्टर बनी हुई और बड़े आराम से मिलने आती है सब, लेकिन वो दिन मैं नहीं भूलती जब वो रो पड़ी। तो काइंडली इफ आई एम प्रेशराइजिंग यू, आई एम विशिंग कि आप डायमंड बने, कोयला नहीं, ठीक है। सो अब आपके पास यहां पर डीलोकलाइजेशन की वजह से आपने मेरे को बताया जी ये ज्यादा स्टेबल होगा। एज पर माई प्लान इसके बाद आप लोग देने लायक हो जाते हो, क्योंकि मैंने बहुत रगड़ लिया आपको इतनी देर में। ये वाली स्लाइड सिर्फ कंपटीशन वाले नोट करेंगे और कोई नहीं। ओवरऑल सारी दुनिया के कार्बोकैटायन आपके सामने आ गए, 50 के 50, 70, 80, 6, कोई भी 5, कुछ भी, उनका स्टेबिलिटी ऑर्डर ये होता है। नोट कर लीजिए, अगली क्लास में एग्जांपल्स और लाऊंगी, क्योंकि अगली क्लास सिर्फ कंपटीशन वालों की होगी। इसमें बड़ा इंटरेस्टिंग पहले 2 देखो, साइक्लोप्रोपाइल 3 लगे हुए एक कार्बोकैटायन पे, 3 बेंजीन रिंग नहीं लगे हुए, साइक्लोप्रोपाइल। ये एक्स्ट्रा स्टेबल होता है, इसमें एक बड़ी खास किस्म की रेजोनेंस होती है जिसको कहते हैं डांसिंग रेजोनेंस, जिसकी वजह से एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी स्टेबल है। डांसिंग रेजोनेंस क्या होती है? डोंट आस्क मी, आई कैन नॉट, ठीक है, बियॉन्ड योर स्कोप। ऐसे ही ये दोनों दुनिया जहान के सारे कार्बोकैटायन में सबसे आगे रख दिए जाते हैं बिना कुछ चूंचा किए।
कि इसमें एक स्पेशल टाइप की रेजोनेंस है जो एक्सट्रीमली इसको स्टेबल बनाती है, इसीलिए ये तो एक्स्ट्रा स्टेबल है ही हूं। अब आ जाती हूं मैं एक इस पर, नेक्स्ट क्लास में हम इनको ऑपरेट करेंगे, लेकिन आज लिखवाना जरूरी है क्योंकि कार्बोकैटायन स्टेबिलिटी के अंदर ही आ जाना चाहिए। तो जहां जहां भी आपको वो हिस्सा दिखे जहां थोड़ी समस्या लग रही है, मेरे लिए छोड़ देना, क्योंकि इसके एक एक सेक्शन को मैंने लेना है। बट आपको जो नीचे चीजें मैंने लिखवाई हैं उन्हें जरूर नोट कर लीजिएगा। आज नेक्स्ट क्लास में सेम स्लाइड खोलूंगी, कंपटीशन का पार्ट यहीं से शुरू होगा। अभी तक तो एनसीईआरटी बेसिक पे है, तो कंपटीशन वालों को इस पे अगली क्लास में खींचूंगी थोड़ा सा। तो ये आप लोगों के पास नोटेड हो, करिए नोट, फिर मैं अगले क्वेश्चंस पे जाऊं जो मुझे पता आप कर लेंगे। ओके, वत्सल्य ने बिल्कुल सही फॉर्म बना के भेजी। अगर वत्सल्य तुमने अपनी मेहनत से सही, मतलब अपनी मेहनत से बनाई है तो वंडरफुल, बिल्कुल सही, कोई गलती नहीं दिख रही मेरे को इसमें। हाँ परफेक्ट। ये ऊपर किसकी है? ईशान गोयल, बढ़िया ईशान बढ़िया। अगर खुद बनाई है तो कहीं से उतारी नहीं है तो। भूमिका, ओके। श्रेया, सही है श्रेया, वंडरफुल। मैं भी तुमसे बहुत कुछ एक्सपेक्ट नहीं कर रही, बट स्टिल आई थिंक आई शुड स्टार्ट एक्सपेक्टिंग फ्रॉम यू। ठीक है अंबिका, अंबिका ने एरो नहीं बनाए बस, बाकी सब ठीक है। सोनाली, ओके। सानवी, बहुत सुंदर। सानवी की राइटिंग देख के तो सुंदर वर्ड ही लगता है। जसप्रतीक, करेक्ट जी। नोट कर लिया सबने? मैंने बड़ी देर लगाई है इधर, इसलिए अभी भी नोट नहीं किया तो मेरे लिए दिक्कत हो जाएगी। क्विक क्विक क्विक। मैम जी बोलो। मैम मैं बस एक हाइब्रिडाइज स्ट्रक्चर बनाना भूल गया लास्ट में। हाइब्रिड स्ट्रक्चर मांगा भी नहीं है मैंने, नो नीड। और जिसने ये 5 बना लिए उससे मैं हाइब्रिड स्ट्रक्चर थोड़ा ही पूछूंगी, कोई भी नहीं पूछेगा। मैम ये ऑर्गेनिक केमिस्ट्री तो अच्छे से आ गई, बट फर्स्ट सेकंड जो चैप्टर है ना उनमें प्रॉब्लम आती है। चलो मेरे से बाद में बात करना, बताती हूँ क्या करना है। ओके मैम। अगली क्लास में। चलिए, अब ये मेरा नोट करवाना पर्पस था, इसकी यूसेज अगली क्लास में आएगी। अभी आगे भी दिखेगी, आप इसके बिना ही बता लोगे क्योंकि आपको सबको पता है, वो चीजें खुद निकाल लोगे। चलो जी, ये भी एक सिर्फ कंपटीशन वालों के लिए, ये भी एनसीईआरटी वालों के लिए नहीं है। एक चीज ये देखिए, कोई मुझे कहे भाई इन दोनों की स्टेबिलिटी कंपेयर करो, तो देख के लगता है ये तो जी बेंजाइल कार्बोकेटायन, राइट? क्योंकि बेंजीन रिंग के साथ वाले कार्बन पे पॉजिटिव चार्ज, मतलब ये कौन सा कार्बोकेटायन है? बेंजाइल कार्बोकेटायन है। तो ये बेंजाइल नहीं है, तो ये पक्का कम स्टेबल होगा। लेकिन ध्यान देना, सभी लोग कंपटीशन के लायक है ये क्वेश्चन, ये एनसीईआरटी 12th में भी नहीं है। कॉन्जुगेशन गिनते हैं, पॉजिटिव, सिंगल बॉन्ड, डबल बॉन्ड, सिंगल बॉन्ड, डबल बॉन्ड, सिंगल बॉन्ड, डबल बॉन्ड, फिर सिंगल बॉन्ड, यानी कॉन्जुगेशन पॉजिटिव चार्ज का पूरा है। ये मैं ना भी गिनवाती तो भी एक्सेप्टेबल था कि जी पॉजिटिव चार्ज का कॉन्जुगेशन है। इधर नहीं है, लेकिन इधर क्या चीज है देखिएगा, एक ये इधर मैंने शिफ्ट किया तो उससे क्या आ जाएगा, ये सिर्फ कंपटीशन के लिए एच होना चाहिए, जहां मैं ना बनाऊं, अंडरस्टूड है होगा। बेंजाइल कार्बोकेटायन तो ये भी बना रहा है आफ्टर 1 पाई बॉन्ड शिफ्ट। यानी अगर आप ध्यान दें, जो मैंने ऊपर लिखा है वो हेडिंग इसके लिए एप्लीकेबल है। अगर कहीं पर बेंजाइल कार्बोकेटायन के साथ साथ एलाइल कार्बोकेटायन मिक्स्ड है, इसके अंदर एक एरो इधर दिखाने के बाद क्या बन गया ये? बेंजाइल। यानी इस ऊपर वाले एग्जांपल में बेंजाइल कार्बोकेटायन तो घुसा हुआ था ही था, साथ ही साथ एलाइल भी था। तो अगर एलाइल और बेंजाइल दोनों आ जाएं, वो हाईली स्टेबल होता है, इवन टर्शरी कार्बोकेटायन से भी ज्यादा स्टेबल होता है। ऐसा कार्बोकेटायन टर्शरी से भी ज्यादा स्टेबल होगा, ऐसा कार्बोकेटायन बेंजाइल से भी ज्यादा स्टेबल होगा, दोनों से ही ज्यादा ये स्टेबल होगा। क्योंकि दो चीजें आ गई, और इसको इस तरीके से पसंद ना आए आपको तो दूसरे तरीके से कर सकते हैं। हैव अ लुक, कॉन्जुगेशन गिनिए कितने बॉन्ड्स की है, ध्यान से। पॉजिटिव, सिंगल बॉन्ड, डबल बॉन्ड, सिंगल बॉन्ड और 3 ये। कितने पाई बॉन्ड इन्वॉल्व है कॉन्जुगेशन में? 4।
इसके अंदर 4 पाई बॉन्ड्स। पिछले वाले केस में जो उधर बना रखा है, कितने पाई बॉन्ड्स इन्वॉल्व है कॉन्जुगेशन में? 3 पाई बॉन्ड्स। एक्सटेंडेड कॉन्जुगेशन यानी लंबी कॉन्जुगेशन, extended conjugation, lumpy conjugation is always more stable as compared to shorter conjugation. दोनों ही साइक्लिक हैं, इसलिए साइक्लिक वाली बात को मैं लाई नहीं। तो दोनों ही हिसाब से आप देखोगे ये कार्बोकेटायन ज्यादा स्टेबल है। ये एक स्पेशल कंसिडरेशन वाला केस है, इसीलिए मैंने कंपटीशन वालों के लिए बीच में 2 स्लाइड बना दी। आई होप दिस थिंग इज नोटेड, राइट? क्विक। ये बहुत जरूरी है, ये बुक्स में नहीं मिलता। मतलब इतने सालों से हम पढ़ा रहे हैं कि कोई एक किताब हो जिसमें कार्बोकेटाइन के बारे में सारा कुछ दे रखा हो, नहीं। इट्स ओनली क्लास नोट्स, राइट? किसी बुक में नहीं मिलता, रेयर केसेस निकलते रहते हैं। चलें आगे, नोटेड। चलिए अब लास्ट स्ट्रेच ऑफ टुडेज क्लास पे पहुंचते हैं। कार्बोकेटाइन पे बाय एनी इफेक्ट, कोई भी इफेक्ट अब लगा लेंगे हम, हाइपरकॉन्जुगेशन, रेजोनेंस, इंडक्टिव, कुछ भी इफेक्ट की वजह से ओवरऑल इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप अगर लगा है, सुनना इसको, इलेक्ट्रॉन विड्रॉ करने का मतलब क्या है? अपने ऊपर लेना पार्शियल नेगेटिव, उसको देना पार्शियल पॉजिटिव। क्या ये पॉजिटिव चार्ज को डीलोकलाइज कर रहा है? ना। इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप पॉजिटिव, ये ऊपर मैंने रिवर्स लिखा है, राइट? इसको डीलोकलाइज, आप बताइए। इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप, एरो देखिए क्या कर रहा है इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप? इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप पॉजिटिव चार्ज में और कंट्रीब्यूट कर रहा है, कह सकती हूं ये बात? तो पॉजिटिव चार्ज इसमें इंटेंसिफाई हो रहा है, इंटेंसिफाइंग पॉजिटिव चार्ज, देयरफॉर इट इज, क्या करेगा पॉजिटिव चार्ज को? अगर इंटेंसिफाई कर देगा, चार्ज और स्ट्रांग हो गया, क्या होना चाहिए? डिस्टेबलाइजेशन। सो इट इज डिस्टेबलाइजिंग कार्बोकेटाइन। अगर इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप लगा दिया तो कार्बोकेटाइन डिस्टेबलाइज होगा। स्मार्ट वॉच है? हाँ, अगर स्मार्ट वॉच होती तो मैं रख लेती। सॉरी, हाँ बिल्कुल, मैंने मना किया था, बिल्कुल अच्छा बच्चा है, बात तो मान लेता है। अगर किसी वजह से इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप आप देखें तो इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप खुद के ऊपर थोड़ा सा ही सही, या पूरा डिपेंड करता है रेजोनेंस है कि इंडक्टिव है, क्या है, और सामने वाले पे क्या दे देगा? नेगेटिव चार्ज। तो नेगेटिव चार्ज जाके इस पॉजिटिव चार्ज को कुछ हद तक तो न्यूट्रलाइज कर देगा, इसके पेन को कुछ हद तक तो पकड़ लेगा। और यू कैन से यही पॉजिटिव चार्ज ही तो है जो यहां जाके डीलोकलाइज हुआ। तो अगर इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप आ गया तो इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप क्या हेल्प कर रहा है? इट इज delocalizing positive charge, therefore stabilizing कार्बोकेटाइन, कार्बोकेटाइन को स्टेबलाइज कर पा रहा है कोई भी इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप। अब मेरे को आपके इंडक्टिव इफेक्ट का जो उस दिन मैंने ट्रेंड लिखवाया था वो भी चाहिए होगा, लेकिन सिर्फ आगे के 3 एग्जांपल्स के लिए, देन आई विल क्लोज द क्लास। सो आप यहां देखिए, अगर किसी वजह से भी इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप वो उसकी इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंसी को और बढ़ा रहा है, पहले ही उसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज है, इलेक्ट्रॉन कम है, ऊपर से कोई आ गया उससे और इलेक्ट्रॉन विड्रॉ करने वाला, उसको और बुरे हाल में पहुंचा दिया और पॉजिटिव चार्ज डाल दिया उसके ऊपर, सो उसकी वजह से वो अनस्टेबल हो जाएगा। बट ये खाली लिखी बात से तो काम चलेगा नहीं। रेजोनेंस इफेक्ट की एप्लीकेशन में एक केस आपको दिखाती हूँ, फिर ये सी दिस केस, ये अगेन एनसीईआरटी से लेके आई हूं मैं, 11th की एनसीईआरटी से। उसमें क्या दे रखा है? 2 केस दे रही हूं, आप लोग फिल इन द ब्लैंक्स, कौन सा स्टेबल कौन सा अनस्टेबल। एक तो दे रखा है ये कार्बोकेटाइन और एक दे रखा है ये कार्बोकेटाइन, कौन सा ज्यादा स्टेबल? अब मैं देखूं पॉजिटिव चार्ज, ऑल्टरनेट, लोन पेयर, कॉन्जुगेशन मिल गया मेरे को, कॉन्जुगेशन मिल गया मतलब रेजोनेंस होगा, रेजोनेंस होगा मींस व्हाट? मैं उसकी रेजोनेटिंग फॉर्म नहीं बना रही, अब बहुत हो गया, वो आप खुद बना लेंगे, उसके नीचे डबल बॉन्ड आ जाएगा और ऑक्सीजन पे पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा। लेकिन रेजोनेंस होने की वजह से हो ना हो, ये पॉजिटिव चार्ज इस पर तो पहुंच ही रहा है, डीलोकलाइज हो रहा है,
इट इज मोर स्टेबल। इसमें कोई रेजोनेंस नहीं, हाइपोकॉन्जुगेशन है, दो अल्फा हाइड्रोजन है, बट वी नो अगर कहीं रेजोनेंस हो रही है तो हाइपोकॉन्जुगेशन को नहीं देखते। इसके अंदर अब हम अपनी बुक्स में, नोट्स में, आपके नोट्स में क्या एक्सपेक्ट करते हैं, ये इसमें है प्लस आर इफेक्ट, इसके अंदर है, अभी अल्फा हाइड्रोजन वगैरह गिनना आपके लिए बच्चों वाला काम हो जाना चाहिए, इसके अंदर है प्लस एच इफेक्ट। हाइपोकॉन्जुगेशन तो प्लस और माइनस होते ही नहीं है, आई शुड नॉट राइट, एच माने हाइपोकॉन्जुगेशन इफेक्ट। वी नो डोमिनेंट इज रेजोनेंस, तो रेजोनेंस की वजह से कौन सा ज्यादा स्टेबल हो गया, ये। आपके सामने नीचे एक और लिख के दे रही हूं, मुझे बताइएगा ये वाला कौन सा कार्बोकैटायन ज्यादा स्टेबल। एक सेकेंडरी है और एक आपके सामने जो बना रखा है, इन दोनों में से कौन सा ज्यादा स्टेबल। अर्जुन, दोनों में से कौन सा ज्यादा स्टेबल। ईशान, हरगुन, कौन सा ज्यादा स्टेबल दोनों में से, ये वाला सेकेंडरी वाला। इसके अंदर होता है हाइपर कॉन्जुगेशन, हाइपर कॉन्जुगेशन 6 अल्फा हाइड्रोजन जो उसके चार्ज को डीलोकलाइज कर रहे हैं। इसमें कौन सा इफेक्ट, हरगुन प्लीज सपोर्ट, इसमें कोई इफेक्ट है, हिमांक, लक्ष्य, वरुण, ऊपर लिखा हुआ है, सिर्फ कॉपी करना है हरगुन, हिमांक और लक्ष्य, सिर्फ ऊपर ओ का लोन पेयर, मतलब मैं लोन पेयर के डॉट्स तक बना के दे रही हूं कि बच्चों का डिस्ट्रैक्शन ना हो, उनको सोचने में ज्यादा दिक्कत ना आए, वही गलती कर रही हूं शायद। ऊपर भी लोन पेयर बनाया, उसके एग्जैक्ट नीचे लोन पेयर बनाया, अगर हम उसको भी नहीं पकड़ पा रहे, हिमांक, हरगुन, एक फॉर्मेलिटी हो रही है। इसमें फिर क्या आ गया, प्लस आर इफेक्ट, कॉन्ट्रीब्यूटिंग टू ऑलरेडी एग्जिस्टिंग थिंग्स मींस प्लस आर, उनसे ले रहा होता तो माइनस आर। कौन ज्यादा डोमिनेट करता है, रेजोनेंस। क्यों, रेजोनेंस में पूरा का पूरा पाई बॉन्ड शिफ्ट हो जाता है, इसीलिए। तो इसीलिए इसमें भी कौन सा ज्यादा स्टेबल, ये। कार्बोकैटायंस की स्टेबिलिटी आप इस तरह से वेरियस इफेक्ट से जनरलाइज करते हो। इसमें कोई रेजोनेंस नहीं दिखा रही मैं आपको, आपने खुद बताना है। ये वाला केस एनसीईआरटी में हम देखते तो नहीं है, लेकिन अब जो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन पेपर्स आ रहे हैं एग्जाम्पलर से या जो भी और ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन बैंक से, वहां से ये पकड़ा जाता है। मुझे कोई करे मदद, इसमें कौन सा ज्यादा स्टेबल, रेदर फर्स्ट वाला ज्यादा स्टेबल, वजह फ्लोरीन ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है, तो फ्लोरीन का माइनस आई इफेक्ट इज ग्रेटर देन क्लोरीन का माइनस आई इफेक्ट। इलेक्ट्रोनेगेटिव ज्यादा है, खींचेगा, लिखिएगा नहीं, सब गलत हो रहा है अभी, प्लीज डोंट राइट इट, ठीक है, ये स्पेशल केस है, डोंट राइट इट। लेकिन आप आज की डेट में क्या सोच पाते हैं वो बात कर रहे हैं। फ्लोरीन का माइनस आई इफेक्ट ज्यादा है, इलेक्ट्रोनेगेटिव है, आप गलत नहीं सोच रहे, लेकिन लिखना मत क्योंकि गलत है। ये तीनों के तीनों फ्लोरीन इससे इलेक्ट्रॉन्स खींचेंगे, जिसकी वजह से इसके ऊपर 3 पार्शियल पॉजिटिव चार्ज, उसको पहले कम पेन था जो हमने और दे दिया, लोकलाइज कर दिया, चार्ज को इंटेंसिफाई कर दिया, कम स्टेबल होना चाहिए। क्लोरीन, उसका भी है इंडक्टिव इफेक्ट माइनस आई, अपने पे वो क्या चार्ज रखता है, माइनस, और जिससे खींच रहा है उस पे क्या चार्ज रखता है, प्लस। और इंडक्टिव इफेक्ट के ट्रेंड में मैंने आपको बताया है, फ्लोरीन का इंडक्टिव इफेक्ट विल बी मोर देन क्लोरीन, +1 +2, एनसीईआरटी में ये बड़े खुल के बात दे रखी है कि फ्लोरीन का इंडक्टिव इफेक्ट ज्यादा है। ये क्वेश्चन कंपटीशन का है, लेकिन कॉन्सेप्ट एनसीईआरटी का है। तो उस हिसाब से कहां पर ज्यादा चार्ज इंटेंसिफाई हुआ, हो तो दोनों में इंटेंसिफाई रहा है, लेकिन कहां ज्यादा इंटेंसिफाई हुआ, इसमें। आप लोग इस हिसाब से क्या देंगे, आप लोग इस हिसाब से देंगे, फिर तो जी ये होना चाहिए। आप गलत नहीं है, लेकिन आप इसमें बिल्कुल भी सही नहीं।
आपने कॉन्सेप्ट सही लगाया है, बट सही क्या है आज नोट नहीं कर रहे हैं आप इसको, ये अगली क्लास का हिस्सा है। लेकिन आपके सामने इंडक्टिव इफेक्ट से आपको जस्ट एक मेंशन कर दिया, ऐसा केस आएगा तो आप क्या करेंगे, ये अगेन अगली क्लास में जाएगा। ऑब्जेक्टिव वालों को सिर्फ, सॉरी कंपटीशन वालों को सिर्फ ये दिखा रही हूं कि सोच किधर लेके जानी पड़ सकती है। जो ट्रेंड मैंने लिखवाया है उसके साथ साथ ये भी अगली क्लास में लूंगी। ऑफ कोर्स ये गलत है, अगर ये सही होता तो ये आज की क्लास में लिया जाता, ये सही नहीं है, ये गलत है। इसमें क्या आएगा, पार्ट ऑफ नेक्स्ट क्लास, लेकिन आएगा। ये मेरी बाकी सबके लिए आज की सबसे इंपॉर्टेंट एंडिंग स्लाइड, जिसपे मेरे टेस्ट के क्वेश्चन स्टार्ट हैं। सुनना इसको। आपके सामने मैंने सबसे पहले 3 कार्बोकेटाइन लिखे हैं। तभी मैंने इस कार्बोकेटाइन की इतनी सारी फॉर्म्स बनवाई थी। 10 मिनट क्यों लगाए आपके साथ, क्योंकि मुझे पता था ये कहां जाने वाला है। एक कार्बोकेटाइन ये, एक ये और एक ये। हैव अ लुक। इसके अंदर हमें पता है वो रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स हैं, 5 बन जाएंगे, तीनों में ही बन जाएंगे। डोंट लुक एट इट। रेजोनेंस की वजह से इस पॉजिटिव चार्ज का डीलोकलाइजेशन, सभी लोग इधर रहेंगे, एनसीईआरटी वाले खासकर, तीनों में रेजोनेंस इफेक्ट सेम है बेंजीन रिंग का। अब जब सेम है जो चीज, वो कंपैरिजन में कभी ली नहीं जाती, इग्नोर इट। वो तो तीनों में ही सेम है, मुझे वो नहीं देखनी। मुझे अब क्या देखना है, जो अलग चीज लगी हुई है। एक में कुछ भी नहीं लगा हुआ पैरा पोजीशन पे, एक में लगा हुआ है NO2। कैन यू पीपल सजेस्ट मी इंडक्टिव इफेक्ट NO2 का क्या है? इंडक्टिव इफेक्ट ढूंढते कैसे हैं पार्थ? फर्स्ट क्लास जो हमने इफेक्ट्स की लगाई थी, इंडक्टिव इफेक्ट कैसे ढूंढते हैं? -I या +I, जो भी, या तो खींच रहा है इलेक्ट्रॉन्स या दे रहा है। तो शौर्य वो खींच रहा है नाइट्रोजन ऑक्साइड की दे रहा है ड्यू टू इंडक्टिव? अगर मैं इंडक्टिव इफेक्ट की बात करूं तो नाइट्रो का इंडक्टिव इफेक्ट क्या है? ढूंढो इंडक्टिव इफेक्ट वाले पेज में, मुझे बताओ ये +I है कि -I है, खींच रहा है कि दे रहा है? जिसको ढूंढना पड़ रहा है ना, लानते होनी है उसके ऊपर। +I, -I, क्यों क्यों खींच रहा है? ठीक है मैं थोड़ा ज्यादा कर रही हूं, बट क्यों खींच रहा है? उसके क्यों पेट में दर्द हुआ है? एब्सोल्युटली राइट, 10 on 10 on this। भाई तुमको इंडक्टिव इफेक्ट के पेज पे जाने की क्या जरूरत है, एक हिंट लिखवा देते हो, ठीक है वो ट्रेंड लिखवाना भी हमारी मजबूरी है, यूज होगा। ये क्यों नहीं हम पकड़ते एक शब्द कि अगर इलेक्ट्रॉन नेगेटिव स्पीशीज है कार्बन के मुकाबले, वो तो खींचेगी खींचेगी, राइट तो मेरे को क्यों देखना है? क्या मेरे को पता नहीं है कि नाइट्रोजन ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है? पूरी पीरियोडिसिटी को धो डालते हैं हम ये कह के, 10th में तक इलेक्ट्रोनेगेटिविटी बताइए। यस, इसका इफेक्ट खींच रहा है ना अपने पे, कौन सा चार्ज? -I इफेक्ट। क्लोरीन भी इलेक्ट्रोनेगेटिव है, ये भी खींचेगा, -I इफेक्ट। हमें पता है -I इफेक्ट सबसे लास्ट में देखना चाहिए, तो कर रही हूं ना मैं बेवकूफी सबसे पहले उसको देख के। यस बेवकूफी हो रही है। अब देखते हैं R इफेक्ट, रेजोनेंस इफेक्ट। क्लोरीन के पास 3 लोन पेयर, ये क्लोरोबेंजीन की 5 रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स में बनवा चुकी। बस मुझे इतना बता दो, अगर आप में से कोई बता सके ये +R है कि ये -R है। मैंने बोल दिया गलती से, आई शुड नॉट हैव डन दिस। अगर ऑलरेडी एग्जिस्टिंग कॉन्जुगेशन को, ऑलरेडी एग्जिस्टिंग यानी पाई पाई पाई, ये तीनों पाई कॉन्जुगेशन में इसको कोई अपना लोन पेयर कंट्रीब्यूट कर रहा है, तो वो कौन सा इफेक्ट? +R। यानी इसके अंदर एक तो इफेक्ट है -I और एक है +R। इसके अंदर नाइट्रो में -R। नाइट्रो का ही एग्जाम्पल मैंने पहली क्लास में आपको करवाया था, किसी को ना याद आ रहा हो तो हिंट दे दूं। मैंने उस वक्त भी कहा था जिस ग्रुप के अंदर खुद के अंदर डबल और ट्रिपल बॉन्ड होते हैं वो हमेशा -R इफेक्ट क्रिएट करते हैं। तो इसमें -I के साथ -R। जब रेजोनेंस होता है तो I को नहीं देखना चाहिए। हाँ रेजोनेंस एग्जैक्टली सिमिलर हो तब I को देखेंगे, बट जब रेजोनेंस है प्लीज इग्नोर इंडक्टिव इफेक्ट। अब मुझे बताओ, एक है नाइट्रो -R वाला, एक है क्लोरीन +R वाला, उस पॉजिटिव चार्ज को कौन डीलोकलाइज कर रहा है और कौन इंटेंसिफाई कर रहा है? या दोनों इंटेंसिफाई कर रहे हैं, दोनों डीलोकलाइज कर रहे हैं?
क्लोरीन अपने इलेक्ट्रॉन दे के अपने पे थोड़ी देर के लिए पॉजिटिव चार्ज लेके बाय दिस उसको पहुंचा रहा है और उसका पॉजिटिव चार्ज अपने पे ले रहा है. If not able to understand, have a look. यहां मैंने क्या लिखा है. By anyhow, किसी भी इफेक्ट से कोई चीज इलेक्ट्रॉन देने वाली आ गई तो उसके पॉजिटिव चार्ज को रिलैक्स करेगी कि लो थोड़ी देर के लिए इलेक्ट्रॉन अपनी डेफिशिएंसी कम्बैट करो, आपका पॉजिटिव चार्ज हम लेते हैं. तो बाय एनी हाउ अगर आपको ये पता चल गया नाइट्रो इज इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग. व्हाई नाइट्रो इज इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग? ड्यू टू -R. तो आपको यहां पर क्या देखना है? नाइट्रो इज इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप. इफ इट इज इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप, ये क्या करेगा? उसके पॉजिटिव चार्ज को उल्टा इंटेंसिफाई कर देगा. इंटेंसिफाई करने का मतलब उसको डिस्टेबलाइज करना. और यहां पर क्लोरीन उसके पॉजिटिव चार्ज को रिलैक्स करने के लिए अपनी तरफ से इलेक्ट्रॉन डेंसिटी पहुंचानी शुरू कर दी. तो मेरे पास ये था फॉर्म ए, ये था फॉर्म बी, ये था फॉर्म सी. सबसे ज्यादा स्टेबल इसमें कौन सा? हैव अ लुक. सबसे ज्यादा स्टेबल वो जिसमें उसके पॉजिटिव चार्ज को कोई और आके लोन पेयर देके अपने ऊपर ले रहा है. सी इज मोस्ट स्टेबल. और इसके नीचे हल्का सा लिख लेना चाहिए ड्यू टू +R ऑफ Cl. फिर उसके बाद कौन सा होना चाहिए? ए, क्योंकि ए में ना तो कोई ले रहा है ना कोई दे रहा है. ठीक है, जितना था वो रेजोनेंस की वजह से स्टेबलाइज. और फिर लास्ट में बी. क्यों? क्योंकि उसके अंदर उल्टा नाइट्रो आके -R इफेक्ट ऑफ नाइट्रो आके उसके पॉजिटिव चार्ज को और ज्यादा डेंस कर रहा है, इंटेंसिफाई कर रहा है. दिस इज हाउ स्टेबिलिटी ऑर्डर. 4 ऑप्शन मिलेंगे, A B C D, कुछ भी करके तीनों इक्वल. ये है आपके क्वेश्चंस कार्बोकैटायन स्टेबिलिटी पे. दोनों इफेक्ट मर्ज हो गए ना, I भी हो सकता है, R भी हो सकता है. इधर आ जाइए नेक्स्ट. तीनों कार्बोकैटायन में से कौन सा ज्यादा स्टेबल? आपकी गट फीलिंग. तीनों में +R इफेक्ट दे दिया, तीनों में. इसीलिए डॉट बनाए मैंने कि आपको पता चल जाए भाई तीनों में ही +R इफेक्ट है. अब मेरे को +R इफेक्ट का ट्रेंड चाहिए जो मैंने उस दिन आप लोगों को लिखवाया जिस दिन पहली बार रेजोनेंस करवाया था. एक पूरा चेन लिखवाई थी, उसमें से ढूंढ के बताओ किसका +R इफेक्ट सबसे ज्यादा, वो सबसे ज्यादा पॉजिटिव चार्ज को घुमा पाएगा, रिलैक्स कर पाएगा. आइदर फर्स्ट वाला. ओके, चलो ट्रेंड देखो. कौन ऐसा है जिसको इलेक्ट्रॉन की मोह माया कम है इन तीनों में से? सामने वाले को कहेगा ले जाओ यार, अपने पे खींच के कम रखना चाह रहा है. मैंने ऐसे याद किया था जब मैं आपके जितनी थी. मेरे को नहीं इतने ट्रेंड याद होते थे कभी भी. आई वॉज ऑलवेज अ पुअर स्टूडेंट व्हेन रटिफिकेशन कम्स इनटू सिनेरियो, कि मेरे से ट्रेंड नहीं रटे जाते थे. मैं हर जगह जुगाड़ ढूंढ लेती थी. फर्स्ट वाला. कनिका, सादिका बोलो. अनन्या, भूमिका, बताओ भाई. जसप्रतीक, किसका +R इफेक्ट सबसे ज्यादा? तीनों में +R है तो फाइट ही खत्म हो गई है. +R इफेक्ट की वो मैंने ट्रेंड जहां लिखवाया वो पेज खोलो. लिखवाया है कि नहीं लिखवाया? लिखवाया है. NH2 कहाँ है? सबसे ज्यादा है इन तीनों में. NH2 ढूंढो. OH के बाद आता है. जहां भी आपको ये ट्रेंड लिखवाया हुआ है, आई होप आप लोग सही जगह पहुंच पाओ. देख लो भाई एक बार. OH पहले लिखवाया हुआ है मैंने ज्यादा कि NH2? मैं NR2 की बात नहीं कर रही हूं, मैं NH2 की बात कर रही हूँ. OH का ज्यादा लिखवाया हुआ मैंने, NH2 उसके पीछे है. नॉट पॉसिबल. इसीलिए बार बार रुक रही हूँ कि शायद आप लोग किसी एक की कॉपी में गलत हो. आई विल चेक इन माई PDF ऑल्सो. NH2 का सबसे ज्यादा है.
OH और OR दोनों से। मैं एक बार अपने PDF में दोबारा चेक करूंगी, अगर मेरे एंड पे गलती है प्लीज इसको करेक्ट करो, करेक्टिफाई इट। राइट, NH2 सबसे ज्यादा प्लस आर इफेक्ट देता है। भाई नाइट्रोजन सबसे कम इलेक्ट्रोनेगेटिव है ऑक्सीजन के मुकाबले, ये आराम से अपने लोन पेयर को किसी को ले जाने देगा, ऑक्सीजन अपने पास ही रखता है। ठीक है, सो उस हिसाब से अगर मैं देखूं सबसे ज्यादा प्लस आर सी में, फिर अब OH और OR का बताओ। OH का ज्यादा एब्सोल्युटली, फिर B में और फिर A में। जितना ज्यादा इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग इफेक्ट उतना ही कार्बोकैटायन ज्यादा स्टेबल। तो सबसे ज्यादा NH2 एक्टिवेटिंग होता है, डोनेटिंग होता है, फिर उसके बाद OH, फिर उसके बाद OCH3, उसी ऑर्डर में स्टेबिलिटी। क्योंकि NH2 इज मोस्ट प्लस आर, दैट्स व्हाई इट स्टेबलाइजेस मैक्सिमम। ठीक है, क्लियर, नोटेड इतना सभी लोग? अब की चीज को आप नोट नहीं करेंगे, स्टॉप योर पेन पेपर। जी जी जी। क्या आप एक चीज ऑब्जर्व कर सकते हैं कि जो एलिमेंट ज्यादा राइट की तरफ है उसमें आगे मैं सुन नहीं पाई, जो एलिमेंट ज्यादा राइट की तरफ है ऑफ पीरियोडिक टेबल उसमें प्लस आर इफेक्ट ज्यादा है? नहीं, उल्टा हो गया यार। Cl छोड़ दो, इन तीनों में देखो। नाइट्रोजन इलेक्ट्रोनेगेटिविटी तुम्हारी तरफ से चल रही है, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी जैसे जैसे इधर आते जा रहे हो बढ़ती जा रही है। नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फ्लोरीन, क्लोरीन नीचे है यार। आप एक ही पीरियड का राइट लेफ्ट कर सकते हो, 2 पीरियड का राइट लेफ्ट नहीं कर सकते। ठीक है, बट हाँ जैसे जैसे अब ये अब अपने आप खुद जनरलाइजेशन बनते जाएंगे। मैंने आपको जुगाड़ बताया ना, जब ऐसा कोई केस आए एक ही पीरियड के आ रहे हैं, तो नाइट्रोजन कम इलेक्ट्रोनेगेटिव है, वो उसको अपने इलेक्ट्रॉन से कम मोह माया है, दे देगा किसी को। ऑक्सीजन चिपका के रखेगा, उसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा है। अब नो पेन पेपर टू एनीबॉडी। ठीक है, अब आप देख रहे हैं एक स्लाइड बीच में मिस हुई है क्या शायद, यस, कोई बात नहीं, चलिए। नाउ अब तक जो आपने कार्बोकैटायन स्टेबिलिटी पढ़ी, उससे क्या चीज रियलाइज करी, उसको समरी दे रही हूं। पॉजिटिव चार्ज किसी भी इफेक्ट की वजह से अगर इंटेंसिफाई हो रहा है, वो पर्टिकुलर जो भी ग्रुप आया जिसकी वजह से पॉजिटिव चार्ज इंटेंसिफाई हो गया, वो कार्बोकैटायन उतना ही अनस्टेबल हो गया। कैन आई से सेम फॉर कार्बो एनायन? चार्ज तो चार्ज ही है, पॉजिटिव हो या नेगेटिव हो। कार्बो एनायन में भी सेम लॉजिक, अगर कोई ग्रुप नेगेटिव चार्ज को इंटेंसिफाई करता है तो वो कार्बो एनायन उतना ही अनस्टेबल हो जाता है। सिमिलरली फ्री रेडिकल, अब रेडिकल है मेरे पास, कोई भी क्लास लीव करके नहीं जाएगा इस वक्त, राइट? रेडिकल है मेरे पास, उसको भी आप एक इलेक्ट्रॉन रिचनेस के हिसाब से ही समझिए। नेगेटिव चार्ज का मतलब होता है 2 इलेक्ट्रॉन, एक डॉट का मतलब है 1 इलेक्ट्रॉन। फ्री रेडिकल है तो इलेक्ट्रॉन रिच ही, खाली पड़ा है 1 इलेक्ट्रॉन उसके पास। अगर कोई चीज आके उसके चार्ज को भी इंटेंसिफाई कर देती है तो वो भी अनस्टेबल हो जाता है। चार्ज हो रेडिकल हो, इंटेंसिफाई हो रहा है कम स्टेबल, डीलोकलाइज हो रहा है ज्यादा स्टेबल। इस हिसाब से आप लोग आज के टेस्ट के लायक होते हैं कि नहीं होते, मुझे इससे पता चलेगा। मुझे अब ये बताइए, ये भी एनसीईआरटी का है, कौन सा कार्बो एनायन ज्यादा स्टेबल? अगर आप ये बता गए तो जॉब डन, कि आपने कॉन्सेप्ट समझा, आपने रटा नहीं। अब मैंने आपको प्राइमरी, सेकेंडरी, टर्शरी कार्बो एनायन दे दिए, जस्ट टू सी कि क्या आप ये बात समझ भी पाए, चार्ज का इंटेंसिफाई होना, चार्ज का बिखरना। एक मैंने आपको दिया प्राइमरी, एक मैंने आपको दिया सेकेंडरी, एक मैंने आपको दिया टर्शरी। क्या लगता है कौन सा ज्यादा स्टेबल? आकाश करिए कोशिश। कनिका, टर्शरी ज्यादा स्टेबल? हाइपर कॉन्जुगेशन नहीं हो सकती। हाइपर कॉन्जुगेशन होती है कार्बोकैटायन में या होती है फ्री रेडिकल में, जिस दिन पढ़ाया था बात की थी। कार्बो एनायन में देयर इज नो हाइपर कॉन्जुगेशन, भूल जाओ। फिर क्या सोचूं? इंडक्टिव इफेक्ट, मिथाइल ग्रुप का इंडक्टिव इफेक्ट आपको बताया गया, इलेक्ट्रॉन देना। इंडक्टिव में पहला केस ही मैंने ये लिया था। इस पे क्या चार्ज आएगा? इंटेंसिफाई, राइट?
यहां पर 2-2 मिथाइल और इंटेंसिफाई, यहां पर 3-3 मिथाइल। इंटेंसिफाई की हद हो गई, तो इट इज लीस्ट स्टेबल। कार्बोकैटायन से जस्ट उल्टा स्टेबिलिटी ऑर्डर कार्बो एनायन का। आज के टेस्ट में मैंने कार्बो एनायन के स्टेबिलिटी ऑर्डर पे भी क्वेश्चन डाले हैं, फ्री रेडिकल पे भी डाले हैं, डिट्टो सेम। तो आपको एक चीज बता दूं बिफोर लिविंग क्लास, कार्बो एनायन का स्टेबिलिटी ऑर्डर हर केस में नहीं लेकिन बेसिक केसेस में कार्बो एनायन का स्टेबिलिटी ऑर्डर आपको रिवर्स मिलता है देन कार्बो कैटायन। सिमिलर इज फ्री रेडिकल। फ्री रेडिकल को भी आप एनायन की तरह ही डिस्कस करो। कार्बो एनायन मतलब एक नेगेटिव चार्ज, फ्री रेडिकल मतलब एक डॉट, वो भी रिवर्स देन कार्बो कैटायन। आपके सामने दिखाया मैंने, कार्बो एनायन प्राइमरी ज्यादा स्टेबल, कार्बो कैटायन टर्शरी ज्यादा स्टेबल। लेकिन इसमें इफेक्ट कौन सा है? ड्यू टू प्लस आई इफेक्ट ऑफ मिथाइल ग्रुप। प्लस आई इफेक्ट ऑफ मिथाइल ग्रुप। अगली क्लास शुरू का आधा घंटा एनसीईआरटी वालों के लिए हो गया, जितनी देर भी पता नहीं, प्लान करके ये पूरा 2 घंटा। वो डिपेंड करेगा क्लास की ओपनिंग कैसे होगी। आप लोग ये सारा भूल गए होंगे तो फिर इसके और एग्जाम्पल लाऊंगी। आप लोगों ने डीपीपी करी, ये सब याद रहा, तो इन बिटवीन +1 एनसीईआरटी जीओसी अगली क्लास में खत्म हो जाएगा। कंपटीशन वालों को अभी 2 क्लास और लगानी पड़ेगी।